दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर आता है। अब जरूरी नहीं कि तीनों पॉइंट इसी ऑर्डर में रहे, एबीसी आपस में यहाँ ऑसिलेट कर सकते हैं, ऑसिलेट इन द सेंस की शफल कर सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का, उसमें भी आपके नंबर कट रहे हैं यूनिट नहीं लिखने से। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स अवॉइड करना। वेक्टर और 3D ज्योमेट्री से जेई मेंस और बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। फिर अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करूं तो ये एंगल में 90 डिग्री आपस में ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर मैं जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस की बात करूं तो यहाँ भी एंगल 90 डिग्री का है, मतलब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। दिस इज विजय योर मास्टर टीचर। बेटा आज हाजिर हैं आपके सामने एक ऐसा चैप्टर लेकर के जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और ये चैप्टर कनेक्ट होता है क्लास 12 से। यस और नो, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, मोस्ट अवेटेड चैप्टर आपके लिए हाजिर है, ठीक है। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर की ये है कि क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो चैप्टर बहुत छोटा है, इतना छोटा कि हार्डली 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस चैप्टर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा क्लास 12 में होगा क्योंकि क्लास 12 में दोबारा से आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ना है, राइट है। वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आप में से हर बच्चा जानता है, इतने सारे वीडियोस देखे हैं, इतने सारे शॉर्ट्स देखे हैं, हर बच्चा इस बात से अग्री करेगा कि वेक्टर और 3D ज्योमेट्री से जेई मेंस और बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। मतलब 14 मार्क्स का वेटेज आपका क्लास 12 में बोर्ड के अंदर रहेगा और करीबन 12 मार्क्स का वेटेज, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आपके कहाँ रहेंगे, जेई मेंस में। तो यार क्यों ना बेस हम बना लें, क्लास 11 से ही इस चैप्टर का बेस बना लेंगे और इतना शानदार पढ़ाएंगे, आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आप चीज़ें विजुअलाइज कर पाएंगे। ये पूरा चैप्टर विजुअलाइजेशन पर बेस्ड है। चीज़ों को आप समझेंगे, चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे तो आपके लिए आसान बन जाएगी। बाकी रही बात, थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं, क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बहुत थोड़े फॉर्मूले हैं। 12th में चीज़ें बहुत अलग चली जाती है, वहाँ प्लेन और स्ट्रेट लाइन की एंट्री हो जाती है। यहाँ हम सारा खेल पॉइंट में करेंगे, है ना, पूरा खेल यहाँ पर पॉइंट में चलेगा। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना सीखेंगे किसी भी स्पेस में, है ना। और इसके अलावा 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, पॉइंट की कोलिनियरिटी, डिस्टेंस फार्मूला की एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं, राइट है। अब देखो, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर का नाम है, ठीक है, ये हमने देख ही लिया है। अब इस बात को समझो पहले कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो हम क्लास 11 के अंदर पढ़ते हैं, दैट इज कॉनिक सेक्शन वाला हमारा पार्ट, तो वहाँ पर क्या होता था ना बेटा, वहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती थी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो वो कुछ इस तरीके से होती थी, या सुनो, ये एक्स एक्सिस होता था और ये वाई एक्सिस होता था। और इसको मतलब देखा जाए तो ऐसे बनाते थे हम लोग, मतलब मैंने सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा दी थी आपको, एक्चुअल में ये ऐसे होगा, है ना, ये इस तरीके से, इस तरीके से, समझ रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये यहाँ पे आपका कार्टेशियन प्लेन बन रहा है, कार्टेशियन प्लेन में ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, ये पूरा एक्स एक्सिस हो गया, ये पूरा वाई एक्सिस हो गया, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया ये वाला, जिसको हम ओरिजिन कहते थे। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ एक्स पॉजिटिव, ये क्वाड्रेंट बन जाते थे, फर्स्ट सेकंड, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे क्वाड्रेंट बन गए। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें ये वाली आपको क्लियर होंगी। अब इसी में अगर ये हमारा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट था, अब इसी के अंदर अगर हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करें तो बेटा यहाँ पर हमारे पास एक एक्सिस और एक्स्ट्रा होती है, दैट इज जेड एक्सिस। तो सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, यस और नो, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस और ये बाहर की तरफ निकला है, ये मैं थोड़ा इंक्लाइन करके दिखाता हूँ इस तरीके से, ये बाहर की तरफ निकला हुआ आपका जेड एक्सिस, समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जेड एक्सिस की एंट्री हो जाती है और सही मायने में देखा जाए तो ये तीनों इस तरीके से इंटरसेक्शन में रहेंगी। मैं दिखा नहीं पाऊंगा यहाँ पे आपको क्योंकि ये मेरे हाथ में बना पाना मुश्किल है, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ। ये इस तरीके से आपका यहाँ पे पूरा स्पेस 8 अलग अलग ऑक्टेंट में ब्रेक होता है, ठीक है। ये ऑक्टेंट क्या होते हैं मैं आपको समझाऊंगा। ऑक्टेंट मतलब ये ब्लॉक्स यहाँ पे बने हैं, राइट है। जब हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं तो वहाँ क्वाड्रेंट होते हैं, जब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात होगी तो ऑक्टेंट होगा, क्लियर है क्या। तो एक एक्सिस हमें एक्स्ट्रा पढ़नी है दैट इज जेड एक्सिस। 1 शॉट में पूरा चैप्टर हमारा कवर होगा, 1 शॉट में ही इसकी सारी बातें कवर करेंगे। क्लास 11 का है, ये सब लोग देख ही चुके हैं, इसका इंपॉर्टेंस हम समझ ही चुके हैं कि इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। जनरली मैं देखता हूँ कई सारे स्कूल्स वगैरह में जब ये चैप्टर आना, मतलब बहुत ही पढ़ाते ही नहीं है या फिर पढ़ाते हैं तो बहुत ही एकदम नीचे लेवल पे कि ठीक है थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया, बाकी आप समझें इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस, राइट है। अब जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे महान बच्चे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बच्चों की डिमांड है लॉगरिथम को लेकर के, मैं बहुत जल्दी लॉगरिथम का लेक्चर आपके सामने लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो लॉगरिथम की डिमांड आपकी तभी पूरी होगी जब आप एक पर्टिकुलर सब्सक्राइब का हमारा टारगेट पूरा करेंगे, राइट है। अगर आप मुझे 500 सब्सक्राइबर देते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो पर, याद रखना, ठीक है, तभी मैं आपकी उस पर्टिकुलर लॉगरिथम की डिमांड को पूरी करूंगा।
और आप यकीन मानिए लॉगरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जनरली लॉगरिथम के लेक्चर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरा लॉगरिथम आपको वन शॉट में कवर करवाऊँ, हार्डली 40 से 45 मिनट के अंदर, राइट। तो बस आप टारगेट करके दे दीजिए, मैं लॉगरिथम का आपका लेक्चर लगा दूंगा, राइट। बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त से पहले मिल जाए। अब अगला काम है आपका, दैट इज आप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। चीज़ें सारी आपको फ्री में मिलती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि चीज़ें सिस्टमेटिक वे में आपको अवेलेबल हो जाती है, मतलब आपको कहीं भटकना नहीं पड़ता है, कई बार सर्च करना पड़ता है कहाँ है कहाँ नहीं है, वहाँ सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज आपको मिल जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का कोई पैसा नहीं है, ठीक है। सब्सक्राइब करने का भी कोई पैसा नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस लेक्चर की भी PDF क्लास खत्म होने के तुरंत बाद आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलिए भैया, सब लोग तैयार है, सारी बातें क्लियर है सबको? तो आ जाओ भाई, शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। देखो यार, जब हम 2 डायमेंशन ज्योमेट्री की बात करते हैं तो वहाँ माहौल पूरा आपका प्लेन में होता है, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेन सरफेस होती है, वहाँ पर हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। बट 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर माहौल यहाँ पे पूरा स्पेस का होता है। स्पेस मतलब खुली हवा, ठीक है। स्पेस मतलब ये हवा में जो चीज़ें हैं, जैसे मैं अगर यहाँ की बात करूँ, ये पूरा एक स्पेस है ना। प्लेन की बात करूँ तो प्लेन, ये एक्चुअली आपका ये स्मार्ट बोर्ड जो है ये एक प्लेन सरफेस है। इस पर अगर मैं कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट लूंगा तो वो आपका 2D ज्योमेट्री के अंदर आएगा। बट मैं अगर मैं स्पेस में यहाँ पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूँ तो वो आपका तीनों एक्सिस कवर कर रहा है, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में घूम रहा है, राइट है। तो हम लोग यहाँ पर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना सीखेंगे, ठीक। देखो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, ध्यान से देखो डायग्राम को। डायग्राम में आपके पास 3 एक्सिस है अलग अलग, ठीक है। पहला है एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस, फिर जेड एक्सिस। तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ दिख गया आपको। ये आपका ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0,0 होते हैं, राइट है। जैसे 0,0 XY कोऑर्डिनेट में लिखते थे, यहाँ जेड की भी एंट्री है तो वो अभी हम 0,0,0 लेके चलेंगे। इस तरफ एक्स एक्सिस बोल दिया लेट से मैंने, यहाँ वाई एक्सिस बोल दिया और यहाँ मैंने जेड एक्सिस बोल दिया, ठीक है क्या। ये हमारी एक्स वाई जेड एक्सिस हो गई। कई सारी किताबों में क्या होता है ना, एक्स एक्सिस यहाँ होता है, वाई यहाँ होता है, जेड यहाँ होता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में ये राइट हैंडेड सर्कुलर सिस्टम है, ध्यान से समझो। ये जो सिस्टम है ना, ये राइट हैंडेड सर्कुलर सिस्टम है। मैं फिलहाल एक्स एक्सिस यहाँ दिखा रहा हूँ, वाई यहाँ दिखा रहा हूँ, जेड यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। बट आप इसको ऐसे रोटेट कर दोगे तो ये एक्स वाई जेड, या ऐसे कहीं भी स्पेस में रोटेट करोगे तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस आपस में रोटेट होती जाएंगे। इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। और इसमें कुछ भी परेशान होने वाली बात नहीं है। जिधर आप एक्स वाई जेड एक्सिस लोगे उधर आपका डायग्राम और उसके करस्पॉन्डिंग सारे पॉइंट, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं लेट ओ बी द फिक्स पॉइंट नोन एज ओरिजिन, सब जानते हैं हम लोग। लेट ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड बी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स, ठीक है। यहाँ पर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स है। अब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स को फील करो आप। देखो इधर ये डायग्राम मैं आपको बार बार पूरे चैप्टर में सिखाऊंगा ना, बार बार ये 3 मार्कर मैं अपने हाथ में पकड़ूंगा। यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग ब्लू वाला, वाई एक्सिस के अलोंग ब्लैक, जेड एक्सिस के अलोंग भी ब्लैक वाला, इस तरीके से, ठीक है। देख पा रहे हैं आप इसको? थोड़ा सा दिखो, अच्छे से देखो, ऐसे देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो बेटा यहाँ ये आपस में सारे परपेंडिकुलर है, देखो बिल्कुल स्ट्रेट मैंने पकड़ा हुआ है। अगर मैं वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच के एंगल की बात करूंगा तो ये आप देखो, ये 90 डिग्री का एंगल, देख पा रहे हो आप? अब देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, फील करो इस बात। फिर अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करूँ तो ये एंगल में 90 डिग्री, आपस में ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर मैं जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस की बात करूँ तो यहाँ भी एंगल 90 डिग्री का है, मतलब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल आपका 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। आगे बोला है टेकन एज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली इन सच अ वे दैट दे फॉर्म अ राइट हैंडेड सर्कुलर सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम बन रहा है। अब इस राइट हैंडेड सिस्टम का आगे जाके जब आप वेक्टर पढ़ते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में बड़ा जबरदस्त यूज है, ठीक है। बिलीव मी, राइट हैंडेड सिस्टम एक वर्ड है जो आप याद कर लीजिए, इसको सुन लीजिए बार बार, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ले लिया। अब मुझे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो बहुत सिंपल सा तरीका है ना। लेट्स से वो स्पेस में है पॉइंट मेरा, है ना। पॉइंट कहाँ पर है बेटा? पॉइंट आपका स्पेस में है, तो मुझे स्पेस में उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, तो उस पी पॉइंट पर कैसे पहुंचा जाएगा? तो हम क्या करेंगे, लेट्स से एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पर मैं एक्स डिस्टेंस चला, स्मॉल एक्स, है ना। एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने एक्स डिस्टेंस चला, मैं इस पॉइंट पर पहुंच गया। बहुत ही प्यार से आराम से समझना। लेट्स से ये पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है ए, ठीक। अभी मैं एक्सिस के अलोंग चल रहा हूँ।
अब मैं क्या करूंगा, वाई एक्सिस के अलोंग चलूंगा। अब मैं वाई एक्सिस के अलोंग चला, कितनी डिस्टेंस चला बेटा, वाई डिस्टेंस चला। लेट्स से ये वाई डिस्टेंस है यहाँ पर। अब मैं इस पॉइंट पर पहुंच गया, बी पॉइंट पर, ठीक है, ये डिस्टेंस वाई है। तो अगर आप बात करें, पहले ए पॉइंट की बात करते हैं ना, ये ए दब गया, इसको बेचारे को थोड़ा नीचे लिख देते हैं। तो अगर मैं एक्स ए पॉइंट की बात करूं, तो ए पॉइंट जो है ना वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो उसके कोऑर्डिनेट एक्स जीरो जीरो। कैसे मैंने लिखा एक्स जीरो जीरो, मैं ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस चला किधर, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट जो जीरो था ना, वो जीरो से कन्वर्ट होकर के एक्स बन जाएगा। वाई और जेड कोऑर्डिनेट पे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, ये वाली बात सबको क्लियर होगी मेरे ख्याल से। अब अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग वाई डिस्टेंस चल रहा हूं, तो मैं इस पॉइंट को ले जा रहा हूं कहाँ, पर्टिकुलर वाई एक्सिस के अलोंग ले जा रहा हूं, मतलब मैं एक्स वाई प्लेन में चला गया है ना। हम सब जानते हैं एक्स वाई प्लेन क्या होता है, ठीक है। तो इस बी पॉइंट की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स कोमा वाई कोमा जीरो। अब मेन बात आती है मुद्दे की, कि अब मैं जेड एक्सिस के अलोंग चलूँ। अब जेड एक्सिस बेटा आपकी बाहर की तरफ है ना, ये बाहर की तरफ है ऐसे, तो मैं जेड एक्सिस के अलोंग ऐसे चलूंगा। बट अब मैं ऐसे बोर्ड पे तो चल के दिखा नहीं सकता, तो मैं इंक्लाइन दिखाऊंगा। तो मैं थोड़ा ऐसे दिखाऊंगा आपको कि मैं जेड एक्सिस के अलोंग जेड डिस्टेंस चला, लेट्स से ये जेड डिस्टेंस है, और मैं इस पॉइंट सी पर आ गया, है ना। एक्चुअल में इसको पी पॉइंट कहेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, पी के नाम से ही जाना जाता है इसको। तो मैं पी पॉइंट पर आ गया। अब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड हो जाएंगे। तो ये कहानी है किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट स्पेस में लिखने की। ठीक, पहले एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स डिस्टेंस चले, फिर वाई एक्सिस के अलोंग वाई डिस्टेंस चले, फिर बाहर की तरफ जेड एक्सिस के अलोंग जेड डिस्टेंस चले, और पी पॉइंट को गेन कर लिया, पी पॉइंट पर हम रीच कर गए, राइट। अब उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हो गए, क्योंकि वो स्पेस में है, वो तीनों डायमेंशन से कहीं ना कहीं कोई डिस्टेंस पर रखा होगा। अगर मैं बात करूँ ए पॉइंट की, तो पॉइंट ए जो है बेटा वो आपका एक्स एक्सिस का पॉइंट है, ठीक है, इसलिए वहां पर वाई और जेड कोऑर्डिनेट जीरो है। अभी मैं आगे आने वाले टाइम में थोड़ी देर के बाद बताऊंगा अभी कि इसके वाई और जेड कोऑर्डिनेट जीरो है ना। किसी भी पॉइंट को अगर एक्स एक्सिस के अलोंग लिख रहे हैं तो उसका वाई और जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता है। अब अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं, तो बेटा वो आपका एक्स वाई प्लेन में है। मन की आंखों से देखो, आपको एक प्लेन दिख रहा होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला करके ये एक पूरा प्लेन है, यहाँ पर ये एक पूरा प्लेन है, ठीक है। तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक। अब अगर मैं पी पॉइंट की बात करूं, तो पी पॉइंट जो है वो आपका स्पेस में है, ठीक। पी पॉइंट कहाँ पर है, स्पेस में। तो ये हर एक की लोकेशन हो गई, है ना। ऐसे हम बहुत सारे पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग, राइट है। मेरे ख्याल से ये सारी बातें सबको क्लियर। हाँ, तो आगे चलते हैं फिर। अब थोड़ा सा चीज़ों को और एक्सप्लोर करते हैं, ये वाला पार्ट हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। आ जाओ भैया, आगे चलते हैं, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लेके आते हैं। तो ये वाली बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई। द प्लेन एक्स ओ वाई वाई ओ जेड जेड ओ एक्स आर नोन एज द एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लेन। अब पहले प्लेन समझ लेते हैं एक बार। अब दोबारा समझो, ये ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस तरफ जेड एक्सिस है। अब देखो, ये एक्स और वाई एक्सिस से मिलके बन रहा है वो आपका एक्स वाई प्लेन है। मतलब यहाँ पे आप देखो एक्स ओ वाई, ये एक्स ओ वाई किधर मिलेगा, ये रहा एक्स ओ वाई, ये वाला पूरा आपका प्लेन जो है, ये वाला, ये पूरा प्लेन आपका क्या है, एक्स वाई प्लेन। क्लियर है ये बात सबको, ठीक। इसको हटा देते हैं, का नाम लिख देते हैं दिस इज एक्स वाई प्लेन। अब वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो मिलके बन रहा है इसको हम वाई जेड प्लेन कहेंगे। जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस से मिलके बना है इसको हम जेड एक्स प्लेन कहेंगे। अब इस बात को थोड़ा आप और फील करो, थोड़ा और फील करो, ठीक है। कैसे फील करोगे आप, मैं मार्कर उठाता हूँ दोबारा से, आप फील करो चीज़ों को। ये आपके तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, एक्स एक्सिस मैंने ये दे लिया था, ये इस तरीके से है, राइट है ना। अब ध्यान से समझना, थोड़ा पास आ जाता हूँ मैं, ध्यान से समझना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलके एक्स वाई प्लेन बना, ये देख पा रहे हो आप, ये पूरा एक्स वाई प्लेन, ये वाला, ठीक है, ये पूरा, ठीक। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से ये वाई जेड प्लेन बनेगा ऐसे, इस तरफ से देखो, यहाँ पे ये वाला प्लेन आपको दिख रहा होगा, ये वाई जेड प्लेन, ठीक है। जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस से मिलके बना ये बिल्कुल एकदम बेसमेंट में, यहाँ पे ये वाला आपका क्या है, एक्स जेड प्लेन है, ठीक है। तो ये प्लेन हो गए सारे। अब अगर आप इन्हीं एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाओगे तो आपके और प्लेन निकल करके आ जाएंगे ना। ऐसा नहीं कि तीन ही प्लेन होते हैं, और भी प्लेन होते हैं, राइट है। आगे चलें, अब और क्या बचा है, इनके नाम हो गए। और लेट पी बी ए पॉइंट इन स्पेस ऑफ डिस्टेंस पी फ्रॉम वाई जेड जेड एक्स, ओके, रेस्पेक्टिवली, देन वी से दैट कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर दिस दिस दिस, ओके। अब इस पर थोड़ा देर के बाद बात करेंगे, पहले आप चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से समझो, चीज़ों को थोड़ा और डिटेल्स में जानना जरूरी है।
अच्छा देखो, मैं आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से समझाता हूँ कि सपोज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हमारे पास है, और इस पर एक मैं बना रहा हूँ आपके लिए, आपके रेफरेंस के लिए क्या बना रहा हूँ, क्यूब बना रहा हूँ, एक छोटा सा क्यूब बना रहा हूँ। आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाओगे। ये हमने बना दिया क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि क्यूब हमारा क्या है, एक 3D स्ट्रक्चर है। अब 3D स्ट्रक्चर है तो चीज़ें जल्दी से क्लियर होंगी। देखो ये आपका ओरिजिन है, ठीक। लेट्स से ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस तरफ आप जाओगे तो ये पहला कटिंग पॉइंट है, जिसको ए नाम दे रहा हूँ मैं, जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है, ठीक है। ऐसे ही ये वाई एक्सिस पर कट कर रहा है, ये बी पॉइंट हो गया। ये जेड एक्सिस का पॉइंट है, ये सी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब पहले इनके कोऑर्डिनेट समझ लेते हैं। मान लो ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस मान लो एक्स है, तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो। ध्यान से समझना, अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग कोई डिस्टेंस चल रहे हैं, वाई और जेड के अलोंग कुछ नहीं चला आपने, तो वाई और जेड के कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे, वो एज इट इज रहेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता है खाली, ठीक है। अब आप वाई एक्सिस के अलोंग मान लो वाई डिस्टेंस चले, ये इसके पैरेलल ही हम लोग चल रहे हैं, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जीरो वाई जीरो। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, मान लो ये डिस्टेंस जेड है ना, ये वाली छोटी सी, तो ये जाएगा जीरो जीरो जेड, ठीक है। तो ये किसी भी एक्सिस के पॉइंट के कोऑर्डिनेट की अगर बात की जाए, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा तो एक्स जीरो जीरो, वाई एक्सिस का पॉइंट होगा तो वाई जीरो जीरो, जेड एक्सिस का पॉइंट होगा तो सॉरी वाई जीरो जीरो नहीं, जीरो वाई जीरो, अगर जेड एक्सिस का पॉइंट होगा तो जीरो जीरो जेड हो जाएगा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ रहेगा, बाकी सारे जीरो। वाई कोऑर्डिनेट रहेगा, बाकी सारे जीरो। जेड कोऑर्डिनेट अवेलेबल होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक। ये बात मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की। ये पॉइंट आपका एक्स वाई प्लेन में, देखो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलके बन रहा है, तो ये आपका यहाँ पे एक्स वाई प्लेन है। इसको लेट से एल नाम दे दिया, ठीक। अब अगर मैं एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूँ, तो ये आप ऐसे चले होंगे, पहले ए पॉइंट तक चले, फिर ऐसे चले होंगे, तभी तो एल पे पहुंचे। ये डिस्टेंस अगर वाई है तो ये डिस्टेंस भी वाई होगी। ध्यान से देखो, ओ से बी की डिस्टेंस वाई है, तो ए से एल की डिस्टेंस भी वाई होगी, ये वाली डिस्टेंस भी वाई हो जाएगी। तो एल के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स कोमा वाई कोमा जीरो, ठीक है। यहाँ पर जेड कोऑर्डिनेट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप एक्स एक्स डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस चल रहे हो, उसी से आपका काम बन गया, ठीक है। अब यहाँ से ये एक ऑब्जर्वेशन निकल के आता है कि एक्स वाई प्लेन में मौजूद किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स कोमा वाई कोमा जीरो होते हैं, या उल्टा याद रखते हैं बच्चे कि जेड कोऑर्डिनेट उस पर्टिकुलर प्लेन के अंदर जीरो होता है ना। एक्स वाई प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। अब आगे चलते हैं, समझना बात को थोड़ा सा और गहराई से। एक पॉइंट ये है जिसको मैं एम नाम दे रहा हूँ, ये आपका वाई जेड प्लेन का पॉइंट है, किसका, वाई जेड प्लेन का, ठीक है। अब अगर मैं एम पॉइंट पर जाना चाहता हूं, तो बेटा वाई जेड प्लेन में है, तो ये जीरो कमा वाई कमा जेड हो जाएगा, ठीक। वाई जेड प्लेन में अगर किसी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो वो हमेशा जीरो होता है। अब अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो ये एन पॉइंट हो जाएगा, ये आपका एक्स जेड प्लेन में है। कौन से प्लेन में बेटा, ये एक्स जेड प्लेन में। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स कॉमा जीरो कॉमा जेड। मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। अब एक पॉइंट बच गया यहाँ पर, जो इन सबका माई बाप है, दैट इज पी पॉइंट, तो वो यहाँ पर होगा, ये आपका पी पॉइंट, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये आपका स्पेस में है, क्लियर है। तो स्पेस में अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट हमने देख लिए, प्लेन में अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट देख लिए, अगर कोई पॉइंट एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट पे हमने देख लिए, राइट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है यहाँ पर। अब देखो जनरली क्या होता है ना कि आपने, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया किसका, ये यहाँ पर मैंने क्यूब बनाया, तो क्यूबॉइड की भी बात कर सकते हैं। देखो ये एक बॉक्स आपको दिखाता हूँ, देखो इधर ये आपके पास एक बॉक्स है, देख एक्चुअल में देखने में एक इस तरीके का शेप लग रहा है, क्यूबॉइड का शेप है ना, और 3D स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये सारी की सारी एक्सिस कवर कर रहा है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं कि किस तरीके से कवर करते हैं, जैसे सपोज ये एक इनिशियल पॉइंट ये मान लेते हैं, यहाँ पर एक ये ओरिजिन है, सपोज ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक लाइन ये है, एक लाइन ये वाली निकल रही है, और एक लाइन ये इस तरफ निकल रही है। देखो आप ये वाली लाइन है ना, ये आपको दिखेगी नहीं, जैसे आपको जेड एक्सिस को इंक्लाइन करके दिखाना पड़ रहा है ना, ऐसे मैं इसको इंक्लाइन कर देता हूँ। अब आप फील करो, ये ओरिजिन है, इसके रिस्पेक्ट में ये एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, और ये वाला जेड एक्सिस हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये इस तरह के शेप हमने बहुत सारे देखे है ना, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी कंपनी का, राइट।
तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के शेप आप बहुत सारे अपने रियल लाइफ ज़िंदगी में देखते हैं। क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, है ना? क्यूब की बात करें तो जैसे अपना रूब्रिक क्यूब हम लोग जमाते हैं कलर अलग-अलग। मेरे पास है नहीं, मैं दिखाता आपको, है ना? ट्रिक भी दिखाता है कि कैसे सारे कलर एक साथ उसके जम जाते हैं, है ना? विदिन सेकंड। और अगर क्यूबॉइड की बात करें तो जैसे अपनी मैच स्टिक होती है, या बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मैंने बॉक्स दिखाया आपको ये वाला। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो रियल लाइफ में हम 3D से मैच करते हैं। जैसे स्फीयर है, स्फीयर की बात करें तो हमारा क्रिकेट का बॉल हो गया, क्रिकेट का बॉल हो गया ना, जो हमारा क्या है, स्फीयर का काम कर रहा है। घर का गैस सिलेंडर हो गया, वो सिलेंड्रिकल शेप में है, राइट है। हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, कॉनिकल आइसक्रीम, याद है कॉन वाली आइसक्रीम, तो उसमें आप देखो कॉनिकल शेप बन रहा है। तो ये सारे 3D स्ट्रक्चर हैं, ठीक। अब एक कहानी आपको ये समझ लेनी है, एक छोटा सा डिफरेंस 2D और 3D के बीच में, कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है, 3D में जेड एक्सिस भी होती है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, ये सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट में आप समझ ही गए। तीसरा सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये आता है कि 2D स्ट्रक्चर जितने भी हैं उनका एरिया होता है, एरिया और पेरीमीटर होता है, ठीक है। अब अगर मैं 3D स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 3D स्ट्रक्चर का वॉल्यूम और एरिया, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया बोल दो या टोटल सरफेस एरिया, वो टोटल आपका उसमें काउंट हो जाता है। तो दो चीज़ें यहाँ होती है, वॉल्यूम होता है और एरिया होता है, ठीक है। 2D स्ट्रक्चर का वॉल्यूम नहीं होता कभी भी, उसका सिर्फ एरिया होता है, बट 3D स्ट्रक्चर का एक अपना वॉल्यूम होता है, ठीक है। आओ चलो फिर, ये सारी बातें अगर क्लियर है तो चलते हैं आगे। हमारा पहला क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन भी बीच बीच में करते जाएंगे, ठीक है, ताकि सारे कॉन्सेप्ट हमारे एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में दिमाग में बनते जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, आओ क्या कहता है क्वेश्चन। अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट अबाउट सॉरी व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। मतलब जेड कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बारे में आपका क्या ख्याल है। सिंपल सा तरीका है, एक डायग्राम बनाते हैं। लेट्स से ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, ये उन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन है, ठीक है। अब अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो बेटा एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। ये सपोज ये कोई पॉइंट है ए जो एक्स एक्सिस पर है, मैंने अभी आपको समझाया था, किधर गया, ये रहा। वो आपसे बेसिकली सिर्फ ये पूछ रहा है ना। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे एक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो, अगर ये डिस्टेंस स्मॉल एक्स है तब। अगर मान लो ये डिस्टेंस 1 होती है तो ये 100 हो जाता। ये डिस्टेंस 2 होती, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, ओरिजिन से ए की जो डिस्टेंस है मान लो वो 2 यूनिट होती, तो ये 200 हो जाता। मतलब होता तो कुछ x00 है ना, और जरूरी नहीं कि इस तरफ ही हो, नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो अगर मैं y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 0 दिख रहे हैं, तो हम बोलेंगे इफ अ पॉइंट इज lie on x axis then its y and z coordinates are 0, ठीक है, या ऑलवेज 0। ये हमेशा इस तरह की लैंग्वेज आप लिखा करो, ठीक है, आर ऑलवेज 0। बस सिंपल सा तरीका है, समझ गए सब लोग, क्लियर है, बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर था, ठीक। आगे चलते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब अगली बात, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखना और समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है अ पॉइंट इज इन एक्स वाई सॉरी एक्जेड प्लेन। अगर वो एक्जेड प्लेन में है तो व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट। तो पहले चीज़ों को स्ट्रक्चर फॉर्म में अपने दिमाग में बनाओ, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में चीज़ें स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाओ, फिर बाद में समझो। ये ओरिजिन हो गया जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 0। लेट्स से ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक्स वाई प्लेन की, और सॉरी एक्जेड प्लेन, तो बेटा एक्जेड प्लेन किधर बनेगा, ये यहाँ पर, ये आपका पूरा एक्जेड प्लेन है, ये इस तरफ नीचे की तरफ एक्जेड प्लेन है, ठीक है। दिस इज अवर एक्जेड प्लेन। अब अगर एक्जेक्ट प्लेन में हम बात करें किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की, तो बेटा वहां पर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे उस डायग्राम में समझाता हूँ मैं आपको। इस डायग्राम में ये पॉइंट एन था, है ना, तो एन पॉइंट था, तो इसको हम कुछ भी ले लेते हैं, सपोज एन ही ले लेते हैं। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेटा x0z, देख पा रहे हो आप, x0z। तो हम जानते हैं सिंस पॉइंट इज लाइन ऑन एक्जेक्ट प्लेन then its coordinates are, its coordinates will be
लेट्स से ये एन पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा जीरो कोमा जेड होंगे, ठीक है। ये उसके कोऑर्डिनेट हो गए, इसको थोड़ा ठीक लिखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से फील कर पा रहे हो कि वाई कोऑर्डिनेट कितना है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है, देयरफॉर वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0, ठीक। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये अभी इनिशियल 1-2 क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा चीज़ें लिख के समझा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में जब आए तो इसी तरीके से लिखें, है ना। बाकी इसको हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे अब, ठीक। ये हो गया। अब फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करें तो कहता है 3 क्वेश्चन है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, पहला क्वेश्चन है द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंबाइंडली अगर आप मिला लेते हैं तो कौन सा प्लेन बनेगा। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई से कौन सा प्लेन बन रहा है, ये वाले प्लेन का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो ये बेटा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा एक्स वाई प्लेन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। अब भैया एक्स वाई प्लेन में अगर कोई पॉइंट आप ले रहे हैं, लेट से आप इस पॉइंट को एल बोलते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जीरो होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, सिंपल एक्स कोमा वाई कोमा जीरो। जेड कोऑर्डिनेट उसका हमेशा क्या होगा, 0 होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू, यहाँ पर आ जाएगा 8 ऑक्टेंट्स, है ना। 8 ऑक्टेंट्स में ये चीज़ें डिवाइड होती है। मैं आपको समझाता हूँ ऑक्टेंट्स क्या है एक्चुअल में, समझना आप ध्यान से। अब इसके लिए थोड़ा सा ना चीज़ों को ऐसे समझना पड़ेगा आपको। ये आपका तीनों एक्सिस हो गए, थोड़ा इसको नीचे की तरफ लेके जाता हूँ मैं। 3 एक्सिस हो गए हमारे। अब एक सपोज एक बॉक्स है मेरे हाथ में छोटा सा, अब मैं आपको 8 ऑक्टेंट दिखाता हूँ। देखो बॉक्स आपको काउंट करने, एक यहाँ हो गया 1 2, फिर एक नीचे यहाँ पर 3, एक यहाँ पर 4, फिर ऐसे ही 4 पीछे बन रहे होंगे, है ना। 5 6, एक नीचे इधर 7 और एक इस तरफ 8, टोटल 8 ऑक्टेंट होते हैं। और उनके आप साइन कन्वेंशन यहाँ से आराम से लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ऑक्टेंट की कहानी कुछ इस तरह से है, समझना ध्यान से। सपोज ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, और ये जेड एक्सिस इस तरफ, ये जेड एक्सिस है हमारी, और ये पीछे की तरफ नेगेटिव जेड एक्सिस, जेड डैश बोल दिए। अब आप इसको फील करो। अब यहाँ पर देखो एक बॉक्स यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, 2, फिर एक इधर एक इधर, 4 हो गया, फिर 4 पीछे की तरफ है, ठीक है। साइन कन्वेंशन की बात करें तो सपोज फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करें, फर्स्ट ऑक्टेंट में आप देखो एक्स वाई जेड एक्सिस किस तरीके से, तो फर्स्ट ऑक्टेंट यहाँ पर बन रहा है आपका, है ना। एक्स वाई और कौन सी जेड एक्सिस किस तरफ से लेंगे आप, मतलब साइन कन्वेंशन देख पा रहे हो। एनसीईआरटी में आपको बहुत अच्छे से डायग्राम बना के समझा रखा है, और टेबल भी दे रखी है कि अगर ये ऑक्टेंट है तो इसमें ये साइन कन्वेंशन होगा। तो आराम से मैं आपको आप यहाँ पे फील नहीं करवा सकता थोड़ा सा चीज़ें, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन बड़ा मैटर करता है, ठीक है, बहुत मैटर करेगा साइन कन्वेंशन। और उसके करस्पॉन्डिंग आप देख पा रहे हो ये हर ऑक्टेंट की अपनी अपनी कहानी बनेगी। 8 ऑक्टेंट बन रहे हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे थर्ड का 8 हो जाएगा, ठीक। आगे चलें। अब क्या कहा है अगले क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन नहीं है, अब हमारा अगला टाइटल है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एक बार दोबारा से सब फटाफट से रिकॉल करते हैं, है ना। आ जाओ फटाफट से, कहाँ से रिकॉल करते हैं, यहाँ से। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने स्पेस में लिखना सीखे थे, जो कि एक्स वाई जेड के फॉर्म में थे। लेकिन हम जब स्पेस में लिख रहे थे तो पहले हम एक्स एक्सिस के अलोंग चले थे, फिर वाई एक्सिस के अलोंग चले, फिर जेड के अलोंग चले। तो वहाँ से जब हम एक्स और वाई के अलोंग चल रहे थे तो हमें ये पता चला कि एक्स एक्सिस पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो वो हमने लिख दिए। ऐसे ही वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे किसी पॉइंट के, 0 वाई 0, जेड के 0 0 जेड हो जाएंगे। तो हमने एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिख दिए, है ना। अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कुछ चीज़ें, तो मैं इधर समझाता हूँ। सपोज अगर कोई पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x 0 0। वाई एक्सिस पर है तो ये जाएगा 0 वाई 0। जेड एक्सिस पर है तो जाएगा 0 0 जेड। ये तो एक्सिस के पॉइंट हो गए। अब मैं अगर प्लेन के पॉइंट की बात करूँ, कोई पॉइंट है जो एक्स वाई प्लेन में है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स वाई 0। जेड कोऑर्डिनेट हमेशा 0 का, जो मिसिंग है इस प्लेन में उसी का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। वाई जेड प्लेन की बात करें तो 0 वाई जेड हो जाएगा। जेड एक्स प्लेन की बात करें तो ये जाएगा 0 नहीं, एक्स 0 जेड। ये प्लेन के कोऑर्डिनेट हो गए। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें आपको सबको क्लियर है। फिर और क्या था, और फिर मैंने एक इस तरीके के स्ट्रक्चर से सारी चीज़ें समझा दी है।
ठीक है, आगे चलें। अब क्या बचा है, अगला टाइटल अब अपना डिस्टेंस फार्मूला है। बहुत सिंपल सी कहानी है डिस्टेंस फार्मूला की, जो हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ा था। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उसी में बस z2 माइनस z1 का स्क्वायर ऐड कर लो, मामला खत्म है। तो लेट्स से एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, आर 2 पॉइंट्स, और ये स्पेस के पॉइंट है, देखना इसमें कोई जीरो नहीं है यहाँ पे। देन डिस्टेंस बिटवीन देम, तो यहाँ पर ये डायग्राम है, ये 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है और एक पॉइंट P है एक पॉइंट Q है, दोनों के बीच की मुझे डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला बन जाएगा रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। दैट्स इट, ये फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के कुछ अपने अपने दो थोड़े अलग डिफरेंट वेराइटी भी है इस फॉर्मूले के, कुछ स्पेशल केसेस हैं। तो इन अ पर्टिकुलर केस द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो एक पॉइंट है, मान लो XYZ, यहीं से उठा लेते हैं, और ओरिजिन हमारा हमें पता ही है 0 0 0, इस पॉइंट को P बोल देते हैं। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, मतलब 0 माइनस x का होल स्क्वायर, यानी x का होल स्क्वायर हो जाएगा सीधा सीधा प्लस में 0 माइनस y का स्क्वायर, मतलब माइनस y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 0 माइनस z का स्क्वायर मतलब प्लस z का स्क्वायर। ये हो गया, ये O से P के बीच की डिस्टेंस हो गई। ठीक है, तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला है डायरेक्ट, इसका बड़ा ज़बरदस्त यूज़ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ एक पॉइंट है P 1 माइनस 1 और 2, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है, मतलब OP बताना है। सीधा सीधा तरीका है, अंडर रूट में इन तीनों कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम लिख दो। देखो तीनों कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 6 यूनिट, है ना। यूनिट जरूर लिखें क्योंकि डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस है ना, तो कुछ मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ तो होगी ना, तो यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी, वरना नंबर कट जाएंगे आपके, है ना। छोटा सा क्वेश्चन है 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का, उसमें भी आपके नंबर कट रहे हैं यूनिट नहीं लिखने से। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स अवॉइड करना। क्लियर, आगे चलते हैं। अब एक आध सवाल करते हैं, 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का क्वेश्चन है, आ जाओ इसको निपटाते हैं फटाफट। पॉइंट क्या दे रखा है, 1 माइनस 3 4 और माइनस 4 1 2, तो हम लिख देते हैं गिवन पॉइंट्स। P पॉइंट हमें कितना दिया है 1 माइनस 3 एंड 4, Q पॉइंट हमें दिया है माइनस 4 1 और 2। अब इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस निकालना है। बेटा PQ डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बहुत ध्यान से समझना। आपको क्या करना है, जनरली बच्चे बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं कि सर हमें समझ ही नहीं आया किस में से क्या घटाना है, बहुत बेसिक मिस्टेक्स है सबकी। आप सबसे पहले पेंसिल उठाओ, ये दोनों पॉइंट्स को जिस ऑर्डर में दिए हैं उसी ऑर्डर में x1 y1 z1 x2 y2 z2 असाइन कर दो। ठीक है, तो ये मैंने असाइन किया x1 y1 z1, मतलब x1 की वैल्यू 1 हो गई, y1 की वैल्यू -3 हो गई, z1 की वैल्यू 4 हो गई। ऐसे ही दूसरे वाले पॉइंट से x2 y2 और z2 असाइन कर दो। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि x2 माइनस का 4 हो गया, y2 1 हो गया और z2 2 हो गया। क्लियर, अब बस सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। तो अंडर रूट में x फॉर्मूला बेटा लिखा करो पहले, है ना, स्टेप्स के बहुत नंबर मिलते हैं आपको। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब एक बच्चा के कहेगा कि सर हमें तो स्कूल में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखाया था। अरे एक ही बात है, देख बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर लिख, फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब सेम ही है। माइनस कॉमन लेगा तो होल स्क्वायर लगा हुआ है, वो माइनस खत्म हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बेसिक नादानियाँ मत करना कि नादानियाँ कर दी और सर हम महान बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आ जाओ चलो अब वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट। तो पी क्यू हो जाएगा रूट ओवर, भैया x2 कितना है माइनस का 4, तो जाएगा माइनस का 4 और x1 है 1, तो -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा, y2 आपका 1 है, 1 माइनस -3 1 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस अब z2 कितना है, z2 है बेटा 2 माइनस z1 है 4, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक, ये वाली बात क्लियर। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से समझना। देखो बेटा माइनस का 4 और माइनस का 1 मिलके माइनस का 5 हो गया, माइनस का 5 का होल स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, वो भी प्लस का। ठीक, बेसिक कैलकुलेशन है।
यहाँ माइनस अंदर मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 1 माइनस माइनस 3, तो ये 1 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना, तो 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर 64, 64 नहीं 16, ओहो 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है, 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक, तो बस अब इसको ऐड कर लो, 16 चा 20, 20 40 और 45, तो ये आ जाएगा √45। स्पेस है क्या, हाँ स्पेस, तो स्पेस नहीं है बेटा, ये हो जाएगा रूट के अंदर कितना 45, इस तरफ लिखते हैं, तो पी क्यू आ जाएगा बेटा √45। और इसको चाहो तो आप निकाल दो बाहर, √45 को क्या लिखोगे, 15 तिया 45 और 9 पंजा 45, 3√5 लिख दो, है ना। इसको आप बेटा थोड़ा अच्छे से खूबसूरत रूप में 3√5 लिख दो, 3√2 लिख दिया मैंने, 3√5 लिख दो। ठीक है, और पीछे क्या लगा दो, यूनिट्स। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या सबको क्लियर है, एक बार ही बता दो फटाफट से बेटा चैट बॉक्स में कि हाँ सर हम सबको क्लियर है। ठीक, आगे चलें, मेरे ख्याल से सारी बातें सबको क्लियर है। डिस्टेंस फार्मूला बहुत ही आसान है, इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त है, उस पर भी बात करेंगे। क्लियर है क्या, आ जाओ, एक क्वेश्चन और है, अब वीडियो को पॉज करो और ज़रा ट्राई करो कि आपसे बनता है नहीं बनता है। आ जाओ बेटा, अब आती है बारी मेरी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सबसे पहला काम जो मैंने आपको सिखाया कि आप क्या करो, यहाँ पर इसको x1, इसको y1, इसको z1, इसको x2, इसको y2, इसको z2 असाइन कर दो, है ना। सबसे पहला काम है पेंसिल से इसको असाइन कर दो, फिर लिखो आप फॉर्मूला, इसको p पॉइंट बोल दो, लेट से इसको p पॉइंट बोल दिया हमने, या जो भी बोलना है आपको, a बोल दो, ये p पॉइंट हो गया और ये q पॉइंट हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जरूर लिखो हमेशा, फॉर्मूला लिखने के नंबर है ना। चलो थोड़ा स्पेस लेके लिखता हूँ, हमेशा हमारे पास कंजस्टेड स्पेस होती है, तो मैं इस तरफ लिखता हूँ। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिखा, सिंस करके, सिंस पी क्यू इज इक्वल टू रूट ओवर, फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हमने लिख दिया फॉर्मूला। फॉर्मूले के पीछे यूनिट मत लिख देना, अभी मत लिखो, वो लास्ट में लिखेंगे। बस अब उसको बुलाया, वैल्यू को उठा के रख दो, x2 कितना है वहाँ से 4, x1 कितना है 2, तो जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब y2 कितना है बेटा, y2 वहाँ पे 3 है, y1 कितना है 3, तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। z2 कितना है 1, z1 कितना है 5, तो 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। जनरली जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं ना, उसमें मैंने ये देखा है बच्चों को कि यहाँ तो वो x2 माइनस मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, फिर 3 माइनस 3 का 0 लिख दिया, फिर 5 माइनस 1 कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर देते हैं छोटी मोटी चीज़ों में। ठीक है, हालांकि 1 माइनस 5, 5 माइनस 1 एक ही बात है, बट बेटा अगर आप x2 x1 y2 y1 z2 z1 ऑर्डर में लिख रहे हैं तो उसी ऑर्डर में चलो ना, आप क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ठीक है, स्टेप्स के नंबर कट जाएंगे नहीं तो। ठीक है, होल स्क्वायर लगा हुआ है ना, इसलिए आप बच जाओगे। ठीक बेटा, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 माइनस 3 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 और 4 20 हो गया, तो बेटा फाइनली आपका यहाँ पे पी क्यू कितना जाएगा, ये √20 हो गया। इसको थोड़ा खूबसूरत बना दो, नहीं बना पाओ तो कोई बात नहीं, वहीं छोड़ देना, उसी पे यूनिट लिख देना। ठीक है, या फिर इसको आप 2√5 भी लिख सकते हैं, 2√5 यूनिट। सर ये आपने कैसे सोचा 2√5, बेटा फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर उसके अंडर रूट से बाहर निकालने वाले फैक्टर लिख दो, और इस तरीके से कर सकते हैं। आपको थोड़ा डाउट लगता है तो आप √20 पे पीछे यूनिट लगा के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे चलें, अगला क्वेश्चन ये भी आपके लिए है होमवर्क, होमवर्क इन द सेंस कि आप वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, ताकि इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस होगी। अब थोड़ा स्पीड से करेंगे। ठीक है, स्पीड से कैसे करेंगे, देखो सबसे पहला काम है, इसको लेट कर लो, ए पॉइंट लेट कर लिया, सपोज इसको मैंने -3 7 2, और इसको बी पॉइंट लेट कर लिया 2 4 और -1, राइट। अब इस पर असाइन कर दो आप, अलग कलर से मैं असाइन कर देता हूँ, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये z2 है। ठीक, ये हो गया। अब इसके अलावा आप कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा दो, ए बी का फॉर्मूला बन जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हो गया, यहाँ तक की सारी कहानी क्लियर। अब वैल्यू रख दो, x2 कितना है बेटा वहाँ से 2, ठीक है, x2 2 है, माइनस x1 कितना है -3, तो 2 + 3 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है बेटा, तो ये 2 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 है 4, 4 - 7 हो जाएगा,
प्लस Z2 माइनस Z1 -1 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली ये भी आ जाएगा रूट ओवर 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 25 आ जाएगा। 4 में से 7 गया तो -3, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। प्लस 1 -2 मतलब ये टोटल मिला के -3, -3 का स्क्वायर प्लस 9, तो 9 9 18 और 25, 25 में 18 ऐड कर दो बेटा, 8 5 13, 2 3 और 1 4, 43। अब रूट ओवर 43 आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। इसको आप बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है, इसको आप बाहर, क्योंकि प्राइम नंबर है ये, इसके खुद ही प्राइम नंबर है, इसके क्या फैक्टर करोगे, ठीक है। रूट ओवर 43 यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना, छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना, मैं छोटी मोटी चमत्कारिक चीज़ें करता रहता हूँ कभी कभार। ठीक है, कॉन्सेप्ट सही बताऊँगा हमेशा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती कभी, हम भी इंसान है ना, हो जाती कभी कभी, राइट। आगे चलें, सबको क्लियर। लो भैया, आगे है अपना टाइटल, अपना एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। अब एक्चुअल में डिस्टेंस फॉर्मूला की जो एप्लीकेशन है ना, वो आपने 2D में पढ़े हुए हैं, मतलब जब आप पॉइंट पढ़ रहे थे, पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ आपने पढ़े हुए होंगे। ठीक है अब क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, तो ये सारे एप्लीकेशन ना ज्योमेट्री बेस्ड है, कि मान लो एक ट्राइंगल दे दिया आपको, सपोज एक ट्राइंगल है, सपोज इसके 3 वर्टाइसेस है, तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट मान लो आपको दे दिए, ए के वर्टाइसेस दे दिए, बी पॉइंट के वर्टाइसेस दे दिए, सी पॉइंट के वर्टाइसेस दे दिए, है ना। तो आपसे बोलेगा कि बताओ इस ट्राइंगल का नेचर कैसा है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है, स्केलेन ट्राइंगल है, या राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप क्या करोगे, आप बेटा साइड की लेंथ निकालोगे, तीनों साइड की लेंथ निकालो, ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो। आपने ए बी निकाला, आपने बी सी की लेंथ निकाली, आपने सी ए की लेंथ निकाली, और आपने ये पाया, मान लो सपोज कि तीनों साइड की लेंथ बराबर है। अगर तीनों साइड की लेंथ बराबर है तो उस केस में हम सब जानते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो है ना जबरदस्त यूज, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, नहीं होंगी तो बता देता हूँ मैं आपको। सपोज अगर हम बात करें सबसे पहले नंबर पे, मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल से शुरू करते हैं। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक ट्राइंगल है, मान लो इसकी ये वाली साइड ए बी और ये सी है ना, तो तीनों साइड की लेंथ बराबर होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी बराबर बी सी बराबर सी है। अगर इस तरह का सिचुएशन है, मतलब ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। नंबर 2 पे बात करते हैं, ध्यान से समझना, नंबर 2 पे क्या बात करेंगे, सपोज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल की कहानी बहुत सिंपल सी है। हम जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक परपेंडिकुलर और एक बेस होता है। तो भैया यहाँ पे पाइथागोरस लगनी चाहिए, मतलब डिस्टेंस निकालो और डिस्टेंस से साइड का स्क्वायर निकालो। तो ए बी स्क्वायर बराबर, सॉरी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अगर आता है, तो उस केस में ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। मेरे ख्याल से सब बात क्लियर होगी। अगर नंबर 3 पे बात करें कि मान लो ए बी आपने निकाला, वो बराबर नहीं आया बी सी के, बी सी निकाला वो बराबर नहीं आया सी ए के, सब अलग अलग आ गए, तो हम जानते हैं ये स्केलेन ट्राइंगल है, स्केलेन ट्राइंगल है। ठीक है क्या, स्केलेन ट्राइंगल हो गया। अब मान लो 4 नंबर पे बात करते हैं कि कोई भी दो साइड की लेंथ बराबर आ गई, ए बी बराबर बी सी, और तीसरे के बराबर नहीं आई, तो हम जानते हैं ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये स्पेलिंग तो देखते रहना आप, है ना, आइसोस्केल्स या आइसोसेलेस जो भी बोलना है आपको बोल दो, वो है। अब मान लो नंबर 5 पे बात करते हैं, दूसरे हमारे बचे हुए, जैसे स्क्वायर की बात करते हैं, तो स्क्वायर में हम जानते हैं चारों साइडें बराबर। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, चारों साइडें बराबर और इसके डायगोनल भी बराबर, मतलब ए सी बराबर क्या, बी डी। तो उस केस में ये क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। अगर हम नंबर 6 पे चलें, रेक्टेंगल की बात करते हैं, ध्यान से समझना। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ध्यान से देखो, यहाँ पर आमने सामने की साइडें बराबर होती है। ठीक है, मतलब ए बी बराबर सी डी एंड ए डी बराबर बी सी, और डायगोनल भी कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे, और बी डी बराबर क्या होना है, सी ए होना है। तो ये उस केस में क्या हो जाएगा, सारा खेल किसका चल रहा है, आप यकीन मानिए सारा खेल चल रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला का। डिस्टेंस फॉर्मूला से इतनी सारी डिस्टेंस निकालेंगे, फिर उनको एनालिसिस करेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे कि यार ये बराबर है या नहीं, दैट्स इट। ठीक है, कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जो बच्चों को नहीं है उनके लिए मैं लिख रहा हूँ, आप फटाफट कॉपी करते जाना। अगला है, मान लो सपोज पैरेललोग्राम की बात करते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम कैसा होता है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी आमने सामने की साइडें बराबर होती है, बट डायगोनल अनइक्वल होते हैं, ये अनइक्वल है यहाँ पर।
ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर ए बी बराबर क्या होगा सी डी, और ए डी बराबर क्या हो जाएगा बी सी, और ए सी बराबर नहीं होगा किसके बी डी के। ये है कहानी किसकी पैरेललोग्राम की। अब कौन बचा, अगला बचा है हमारा रोम्बस। ठीक है, रोम्बस कैसा होता है, वो भी कुछ ऐसा ही होता है, इस ऐसे वो बनता है उसके जैसा, क्या बोलते हैं, काजू कतली जैसा। ठीक है, थोड़ा गलत बना दिया, थोड़ा इसको और इस तरीके से ऐसे घुमा लेना, राइट है। इसमें भी, इसमें चारों साइडें बराबर होती है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, बट डायगोनल अनइक्वल होते हैं, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। जैसे अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूँ, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल से मैच करता है। इसमें क्या होता है, आमने सामने की साइडें बराबर होती है, ए बी बराबर सी डी, यहाँ भी वही है, ए डी बराबर बी सी है, यहाँ भी वही कहानी है, बट यहाँ डायगोनल बराबर है और यहाँ डायगोनल बराबर नहीं है, ये डिफरेंस है। रोम्बस को अगर आप मैच करो, चारों साइडें बराबर, तो चारों साइडें कहाँ बराबर होती है, आपके स्क्वायर में बराबर होती है, बट यहाँ पे डायगोनल अनइक्वल है और स्क्वायर में डायगोनल इक्वल है। ठीक है, और ये 90 डिग्री पे भी होते हैं, राइट है। खैर वो 90 डिग्री का केस यहाँ नहीं चलेगा, अपने को तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला से सारी चीज़ें समझनी है, और ट्राइंगल की कहानी तो आप समझ ही चुके हैं। अब एक आता है अगला टाइटल जो कि कोलिनियरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो कोलिनियर का केस भी समझ लो, पहले कोलिनियर का भावार्थ समझो कि कोलिनियर का भावार्थ क्या है। तो कोलिनियर का मतलब समझो सबसे पहले, कोलिनियर का मतलब होता है पॉइंट्स आर लाई इन द सेम लाइन, ठीक है, या पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन, गिवन पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन। मतलब कि मान लो 3 पॉइंट दिए हैं तो वो 3 पॉइंट किसी एक लाइन पर लाई कर रहे होंगे, एक पॉइंट यहाँ पर कहीं होगा, एक यहाँ कहीं होगा, एक यहाँ कहीं होगा, तीनों पॉइंट एक लाइन पर लाई कर रहे हैं ऐसे। तो ये कोलिनियर पॉइंट है, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, लाइन आगे पीछे बढ़ा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कंडीशन क्या होती है, कंडीशन बड़ी जबरदस्त है इसकी। कंडीशन ये होती है कि देखो, दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर आता है। अब जरूरी नहीं कि तीनों पॉइंट इसी ऑर्डर में रहे, ए बी सी आपस में यहाँ ऑसिलेट कर सकते हैं, ऑसिलेट इन द सेंस की शफल कर सकते हैं कि ए हो सकता है सी की जगह वो, सी ए की जगह पे हो। तो हमें यहाँ पे पता नहीं है कि कौन इनमें से ए बी सी है, हम तो 3 डिस्टेंस निकालेंगे और ये देखेंगे कि 2 डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो कोलिनियर है, नहीं आ रहा है तो नॉन कोलिनियर बोलेंगे। ठीक है, तो सपोज कोई भी देखो ये डायग्राम डमी है, ये मैंने समझाने के लिए लिया था। तो सपोज मैं फिलहाल इसको ए बोल देता हूँ, ये बी पॉइंट है और वो सी पॉइंट है, तो ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, थोड़ा डायरेक्ट निकालेंगे, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस माइनस 2 मतलब 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 3 मतलब कितना, -1 का होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर। बस ये डिस्टेंस निकालो फटाफट से। तो ए बी के बीच की डिस्टेंस निकल के आ जाएगी कितना, √3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 और 4 13, और ये √14 आ जाएगा बेटा, √14 यूनिट्स। ये ए बी के बीच की डिस्टेंस है, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखो, इसको होल्ड पे रखो थोड़ी देर के लिए। अब बी सी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, तो जाएगा √, ये बी है, ये बी है और ये सी है, सी माइनस बी, 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर 36, 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1 माइनस 3 मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है क्या, अब इसको 16 और 4 20, 20 और 36 56 हो जाएगा, √56 हो गया बेटा, 14 चौके 56, तो मेरे ख्याल से ये 2√14 हो जाएगा, है ना, इसका वैल्यू 2√14 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है क्या, निकालते जाना, आप समझते जाना चीज़ों को। अब हम सी ए के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, हमारे पास स्पेस है सफिशिएंट, तो सी ए के बीच की डिस्टेंस निकाली, तो ए में से सी घटा दो या सी में से घटा दो, फर्क नहीं पड़ता। 7 माइनस -2 यानी 9 का स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -1 माइनस 5 मतलब -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, इसको भी 9 का स्क्वायर 81 लिख दो। ये कितना हो गया, 90 और 36 126 हो गया, √126। क्या 126 को हम 3√14 लिख सकते हैं क्या, एक बार चेक करो, 3√14 को क्रॉस चेक करो, ये 3 जब अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 9 × 14, 9 चौके 36, 9 एकम 9 10 11 12, बिल्कुल 126 को आप लिख सकते हैं 3√14। क्लियर है ये बात, आप समझो और यूनिट भी लगा दो पीछे। देखो यार, ये सी ए के बीच की डिस्टेंस है, ठीक, अब समझना ये बी सी के बीच की डिस्टेंस है, और ये हमारी ए बी के बीच की डिस्टेंस।
तो आप यहाँ से एक बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ए बी के बीच की डिस्टेंस और बी सी के बीच की डिस्टेंस को आप ऐड कर रहे हो, मतलब 1√14 में 2√14 को ऐड करोगे तो 3√14 आता हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, मतलब यहाँ हम ऐसा लिखेंगे, हियर ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू सी ए डिस्टेंस। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि दिए गए पॉइंट जो है वो आपके कोलिनियर है। और डायग्राम इस परिस्थिति में कैसा बना होगा, ए बी के बीच की डिस्टेंस √14 और बी सी के बीच की डिस्टेंस 2√14, ठीक है, और ए सी के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो 3√14 आई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो डायग्राम तो आपका वही बना जो हमने डमी बनाया था, उसको ठीक कर लेते हैं हालांकि अपन। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या सबको क्लियर है? आसान है ना, बहुत आसान है। कॉलिनियरिटी का केस आपको समझ में आ गया। कॉलिनियर का मतलब होता है सारे पॉइंट्स एक लाइन में होना। अब जब बच्चा सोचता है कि सर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कर दो, बेटा 3 पॉइंट से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का तरीका हमने अभी नहीं सीखा, हमने 2 पॉइंट वाला सीखा है। 2 पॉइंट मतलब जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता था, यहाँ जेड कोऑर्डिनेट भी है, तो यहाँ हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं लगाएंगे। जनरली बच्चे यहाँ तुक्का लगाते हैं, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल में तीसरा कोऑर्डिनेट 1 1 1 ना लेके ये 5 3 और -1 लेके सॉल्व कर देते हैं। वैसा नहीं करना है ना, ऐसी बेवकूफ़ियाँ नहीं करना है आपको। अच्छे बच्चे हो आप। आ जाओ आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट, इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट होंगे अलग अलग, जिसमें बोला है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। भैया आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है जिसमें 2 साइड बराबर होंगी, कोई भी हो सकती है, और तीसरी साइड उसकी बराबर नहीं होगी। ए बी बराबर बी सी लिख देते हैं, और ये बराबर नहीं है किसके, सी ए के। जरूरी नहीं है कि ए बी बराबर बी सी आए, कोई भी 2 साइड बराबर होंगी, तीसरी नॉन इक्वल होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है। आओ हम लोग इसको निकालते हैं डिस्टेंस को। लेट से ये ए पॉइंट है, या इसके बगल वाला बी पॉइंट, और ये सी पॉइंट है। ठीक है, तो हम ए बी डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 - 0 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 6 - 7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1। मेरे साथ रहना, अब थोड़ा स्पीड से काम करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला के पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे बड़ा प्यार से मैंने एक एक चीज़ लिखी थी, फिर स्क्वायर सॉल्व किया था। कुछ बच्चे बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, -6 - 10, ध्यान से देखो, -6 माइनस ऑफ -10, तो बेटा -6 + 10 हो जाएगा, मतलब ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। तो ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 16 और 2 18, √18 यूनिट्स आ गई। इसको बाहर निकालना है निकाल दो, वरना रहने दो। 3√2 लिख सकते हैं वैसे इसको। ठीक है, इसको लिखा रहने दो। अब हम बी सी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, तो जाएगा √ओवर बी और सी के बीच की डिस्टेंस 4 - 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, प्लस 9 - 6 का स्क्वायर अगेन 3 का स्क्वायर 9, प्लस -6 - -6, ध्यान से देखो, -6 माइनस ऑफ -6, तो ये -6 + 6 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। गलती से भी इसको 12 लिखने की जरूरत मत करना, गलत हो जाएगा, नहीं तो ये 0 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे 9 9 √18 हो जाएगा। तो बेटा 2 साइड तो हमारी बराबर आ गई। देखो यहाँ भी √18 यूनिट्स, यहाँ भी √18 यूनिट्स। ठीक है, अब हम सी ए के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, तो जाएगा √ओवर सी में से ए में से सी, किसी को भी घटा दो, उधर से घटा देते। 4 - 0 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस ध्यान से देखना आप 9 - 7 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और -6 माइनस ऑफ -10 4 का स्क्वायर फिर 16 हो गया। तो 16 और 16 32, 32 4 36, √36 मतलब ये 6 यूनिट आया। तो ऑब्वियसली ये उसके बराबर नहीं है, किसके, √18 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे बोलेंगे हम हियर ए बी बराबर बी सी है, और दोनों बराबर नहीं है किसके, सी ए के। तो हम बोल सकते हैं कि ये दिए गए जो पॉइंट है ये हमारे आइसोसेलेस ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, आ गई बात समझ में, सिंपल। ओके, ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। आगे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में कहा है 3 पॉइंट दिए हैं, वेरीफाई करो कि दे आर वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स है, ये बताना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की कहानी कुछ ऐसी होती है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। मान लो ये ए पॉइंट है 0,7, 10, मान लो बी पॉइंट है -1, 6,6, और लेट से सी पॉइंट है -4, 9,6। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करवाना है। ठीक है, तो करवाते हैं। ये डायग्राम फिर मैं कह रहा हूँ डमी डायग्राम है, ये अभी थोड़ी देर के बाद हो सकता है गलत साबित हो जाए।
ये ए पॉइंट वहाँ की बजाय यहाँ आ जाए, सी यहाँ की बजाय यहाँ चला जाए, तो वो हमें श्योरिटी नहीं है। जस्ट मैंने आपको एक थॉट दिया है कि इस तरीके से डायग्राम बनेगा। और ये हाइपोटेन्यूस, ये अपना परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी है सीधे सीधे। आ जाओ, इसको ए मान लेते हैं लेट से। ये हो जाएगा 0 से 7 10, बी हो जाएगा आपका 1 माइनस का 1 6 6, और सी पॉइंट हो जाएगा माइनस का 4 9 और 6। ठीक, अब तीनों डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले ए बी डिस्टेंस निकाला तो जाएगा रूट ओवर बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है और होल स्क्वायर लगाना है ना। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर, अगेन ये 1 हो जाएगा। क्लियर, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 16 प्लस 1 हो जाएगा रूट ओवर 18 यूनिट्स। ठीक है, अब हम बी सी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। बी और सी के बीच की डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -4 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, -4 माइनस ऑफ -1, तो बेटा -4 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब -3 का होल स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ तो उस चीज़ को आप एब्जॉर्व कर रहे हैं, चीज़ें आप समझ रहे हैं। ठीक है, 9 माइनस 6 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, फिर से 9 हो जाएगा। 6 माइनस 6 का स्क्वायर 0, 9 9 18, ये रूट 18 हो गया वापस। ठीक, अब सी ए के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। तो रूट ओवर ए में से सी सब्ट्रैक्ट कर दो या सी में से, तो ए में से सी करते हैं, तो 0 माइनस -4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, है ना, प्लस 4 हो गया ना, 0 माइनस -4 प्लस का 4 हो गया। 7 माइनस 9 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 10 माइनस 6, 4 का स्क्वायर फिर से 16 हो गया। तो 16 16 32 और 4 36, रूट 36 मतलब ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कौन सी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी के बराबर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर सी ए का स्क्वायर, मतलब ये डायग्राम बिल्कुल सही बैठ गया हमारा। सी ए का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस बन रहा है, तो देखो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या, सी ए का स्क्वायर आ रहा है। चेक करते हैं, ए बी कितना है, रूट 18, तो रूट 18 का होल स्क्वायर। बी सी कितना है, वो भी रूट 18 है, अगेन रूट 18 का होल स्क्वायर। सी ए कितना आ रहा है बेटा, 6 का स्क्वायर आ रहा है, यस और नो। रूट 18 का स्क्वायर हो जाएगा 18, अगेन रूट 18 का स्क्वायर 18, 6 का स्क्वायर 36। तो बेटा 18 प्लस 18 मतलब 36 बराबर 36, और ये हमेशा क्या रहता है, ट्रू रहता है। तो हम बोलेंगे कि जो दिए गए पॉइंट है वो वेरीफाइड हो गए है ना, कि ये सारे पॉइंट जो है राइट एंगल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है क्या? तो हम बोलेंगे यस, गिवन पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है क्या? इस तरह की चीजें लिखोगे नंबर आपके पूरे मिलेंगे, और ये लास्ट में ऐसे लिखना है यहाँ पे हॉरिजॉन्टली, तो स्पेस नहीं है इसलिए उधर लिखा। क्लियर? मेरे ख्याल से सारी बातें सबको क्लियर है। आगे चलते हैं, आ जाओ बेटा। अगला क्वेश्चन है, 4 पॉइंट आपको दे रखे, कहता है क्या है ये वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की कहानी सिंपल सी है, पहले डायग्राम को समझो। ये पैरेललोग्राम इस तरीके से होता है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। इसमें आमने सामने की साइड्स बराबर होती है बेटा। ठीक है, मतलब ए बी बराबर सी डी होना चाहिए, एंड ए डी बराबर क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, और डायगोनल आपके अनइक्वल होने चाहिए। डायगोनल कैसे होने चाहिए बेटा, अनइक्वल, राइट है। डायगोनल अनइक्वल होंगे तो ये पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, और तीसरी कंडीशन इधर लिख देते चलो, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। तीनों कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। मतलब आपको यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला कितनी बार लगाना है, 6 बार लगाना है। कितनी बार, 6 बार। तो पहले डायग्राम के अलोंग हम लोग इसमें सारे पॉइंट्स रख देते हैं, है ना, हमारे पास स्पेस होगा सफिशिएंट। तो चलो, और यहाँ पर पॉइंट्स रख देते हैं फटाफट। ए पॉइंट कितना है, माइनस का 1 2 1। बी पॉइंट कितना है बेटा, 1 -2 5। सी पॉइंट वहाँ से उठा के रखा, यहाँ से ये जाएगा 4 माइनस का 7 और 8। और डी पॉइंट हो जाएगा हमारा 2 माइनस का 3 और 4। अब सारी डिस्टेंस 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। लेट से हम ए बी के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो जाएगा रूट ओवर ए और बी के बीच की डिस्टेंस मैं थोड़ा डायरेक्ट निकालूंगा। 1 माइनस -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 5 -1 4 का स्क्वायर अगेन 16।
16 16 32 4 36, ये बाहर निकलेगा तो 6 हो जाएगा। ठीक, अब हम निकालते हैं ए बी के सामने सी डी वाला निकालते हैं, सी डी डिस्टेंस तो जाएगा रूट ओवर सी डी, मतलब डी में से सी घटाना है, तो 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस का 3 माइनस माइनस 7 प्लस का 4, 4 का स्क्वायर 16, लास्ट में जाएगा 4 माइनस 8, 4 का स्क्वायर फिर से 16। तो बेटा ये वापस से 16 16 32 4 36 6, मतलब यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर आ गया। एक पार्ट तो हमारा, एक पड़ाव पूरा क्लियर हो गया। कलर चेंज करते हैं और अगले पड़ाव पे बात करते हैं। ठीक, ये हमारा पहला पड़ाव था। अब हमें चेक करना है क्या ए डी बराबर बी सी है, तो ए डी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। ध्यान से देखो, ए डी के बीच की डिस्टेंस निकालना है तो डी में से ये घटाना है, तो 2 माइनस माइनस 1 दैट इज 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 1 मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आ जाएगा 9 9 18, 18 और 25 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा क्या, 25 प्लस 18, 8 5 13, 43, बिल्कुल रूट ओवर 43 हो गया। ठीक, अब एडी के सामने कौन बैठा है, बी सी बैठा है, तो बी से सी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है बी से सी के बीच की डिस्टेंस ये रहा बी सी, तो 4 माइनस 1 मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस माइनस 7 माइनस ऑफ 2 मतलब माइनस का 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25, सही चल रहा है बिल्कुल। 8 माइनस 5 मतलब 3 का स्क्वायर वापस से 9 हो गया, तो यहाँ से बिल्कुल दिख रहा है कि 9 9 18 25 रूट 43 वापस से आ गया। तो बेटा ये वाली बात भी हमारी करेक्ट है, ये वाली बात भी करेक्ट है। ठीक, अब डायगोनल चेक कर लेते हैं कि डायगोनल इक्वल है या नहीं, तो ए सी बराबर बी डी है या नहीं, तो ए सी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। पहले समझना ध्यान से, ए सी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, यहीं से देख लेते हैं, ये रहा ए और ये रहा सी, तो 4 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा ना, 4 माइनस माइनस 1 है, ध्यान रखना 4 माइनस माइनस 1 दैट इज 5 का स्क्वायर 25, प्लस और ये हो जाएगा माइनस 7 माइनस 2 9 का स्क्वायर 81, प्लस 8 माइनस 1 7 7 का स्क्वायर 49। बेटा इसको 8 किया तो 5 और एक 6 6 और 9 15 कि 5 हासिल आया, एक 4 और एक 5 और 8 13 13 और 2 15, रूट 155 आ रहा है, इसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं। अब बी डी डायगोनल निकालते हैं, बी डी ये रहा आपका बी और ये रहा आपका डी, तो ये जाएगा 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 2 अगेन 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 5 दैट इज माइनस 1 1 का स्क्वायर 1, मतलब ये आ रहा है आपका छोटू सा रूट 3। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो रूट 155 बहुत बड़ा नंबर है, रूट 3 छोटा सा नंबर है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ हम बोलेंगे सिंस ए बी बराबर क्या था, देखो ध्यान से, ए बी बराबर सी डी था, फिर आपका बी सी बराबर क्या था, बी सी बराबर ए डी था, एंड ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, तो हैंस द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, हैंस द गिवन वर्टाइसेस आर द पॉइंट ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो ये यहाँ से क्लियर हो गया सारी चीज़ें, राइट है तो डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली ट्राइंगल वाले शेप में, आपके पॉलीगन वाले शेप में आपसे कई बार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर है बच्चा? ऑलराइट, सो स्टूडेंट अब आगे बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये जरा अच्छा टॉपिक है और इसके करस्पॉन्डिंग सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे, क्वेश्चन के थ्रू सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी। तो सपोज कोई पॉइंट है, लेट से कोई पी पॉइंट है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस बतानी। तो पहले डायग्राम समझो। लेट से ये आपका ओरिजिन होता ही है यहाँ पे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। पी पॉइंट आपका स्पेस में कहीं है, इसकी हमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है ना, इस पॉइंट की हमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बतानी। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। तो हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा 0 होते हैं। यस सर, बिल्कुल होते हैं। तो भैया पी पॉइंट का ए पॉइंट से डिस्टेंस बताना है, सिंपल सा तरीका है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे ना बेटा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करोगे तो x माइनस x का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो सीधा सीधा फिर y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो बेटा x एक्सिस से डिस्टेंस बनेगी आपकी y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, और यहाँ से एक पैटर्न फॉलो करते हैं फिर हम सपोज अब y एक्सिस से किसी पॉइंट से बतानी है डिस्टेंस मान लो, तो y एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं 0, y, 0। यस,
तो y एक्सिस से डिस्टेंस की अगर हम बात करें, ध्यान से समझना और सुनना, तो बेटा P पॉइंट की B पॉइंट से डिस्टेंस बतानी है। तो अगर P पॉइंट की B पॉइंट से डिस्टेंस बतानी तो देखो y से y कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, तो सीधा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बचेगा, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। क्लियर है क्या ये बात? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जेड एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है सपोज, ठीक है। जेड एक्सिस पर कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, लेट्स से ये सी पॉइंट है हमारा जिसके कोऑर्डिनेट 0,0,z है, तो जेड एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है पी पॉइंट की। तो फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले हैं। अब इन फॉर्मूले का एक पैटर्न है जो आप समझ लो कि अगर एक्स से डिस्टेंस बतानी है तो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट मिसिंग है, बाकी सबके होल स्क्वायर ले लो आप, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ले लिया। वाई एक्सिस से बतानी है तो वाई को मिसिंग कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। जेड से बतानी है तो जेड को मिसिंग कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हो गया, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से सारी डिस्टेंस हमने लिख दी। ठीक है क्या? आगे चलें। अब मान लो प्लेन से डिस्टेंस बतानी है ना, ये फॉर्मूले यहाँ पर मेंशन है बेटा, पी ए पी बी और पी सी के फॉर्मूले यहाँ पर मेंशन है। अब मान लो प्लेन से डिस्टेंस बतानी है, ध्यान से समझना आप। लेट से कोई पी पॉइंट है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और दोबारा से डायग्राम बनाया, छोटा बनाते हैं, ठीक है। ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये आपका यहाँ पर एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पर वाई जेड प्लेन, और इधर होगा आपका बेटा एक्स जेड प्लेन। ठीक है, ये हो गए प्लेन हमारे। अब हम जानते हैं कि बेटा किसी भी एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट अगर आप उठाओगे तो लेट से ये एल पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कोमा वाई कोमा 0। यस सर, बिल्कुल होते हैं। मान लो वाई जेड प्लेन में कोई भी पॉइंट आप पकड़ोगे एम, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 कोमा वाई कोमा जेड। इसी तरीके से एक्स जेड प्लेन में कोई पॉइंट पकड़ोगे, ठीक है, एन एल एम एन, हाँ एन ले लेते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स कोमा 0 कोमा जेड। ठीक, अब आप इन तीनों येलो वाले पॉइंट से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस बताना चाहते हैं तो सीधा सीधा सा तरीका है, दैट इज अगर मान लो आपको एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस बतानी है पी पॉइंट की, ठीक है, इस पी पॉइंट की एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस हो जाएगी बेटा मॉड्यूलस ऑफ जेड। सोचो आप, दिमाग लगाओ। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे आप, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अंडर रूट में क्या आएगा? अंडर रूट में आएगा आपके पास एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब 0 का होल स्क्वायर, प्लस वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये भी 0 का होल स्क्वायर, जेड माइनस 0 का स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर हो जाएगा। और अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर क्या होता है? अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर होता है बेटा मॉड्यूलस ऑफ जेड। यस और नो? तो यहाँ भी पैटर्न बनता है कि अगर एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस बतानी है तो जो मिसिंग है जेड, वही उसी का मॉड्यूलस ले लो आप। ठीक है, अब मान लो किसी पॉइंट की पी पॉइंट की वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस बतानी है, तो वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा मॉड एक्स। क्या हो जाएगा बेटा? मॉड ऑफ एक्स। और एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस बतानी है तो फॉर्मूला हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ वाई। दैट्स इट। क्लियर है क्या सबको ये बात? ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका था। अब हम एक आध क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, हम लोग यहीं पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज आ जाओ यहाँ समझते हैं। ठीक है, एक पॉइंट मान लो P हमारे पास 1 -1 और 2 इस तरीके से, इसकी मुझे सारे एक्सिस से और सारे प्लेन से डिस्टेंस बतानी है। तो 1 बाय 1 सबसे बता दें। सबसे पहले बात करते हैं कि मुझे अगर इस P पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है, इससे एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है बिल्कुल। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला लगाने पर अंडर रूट में वाई ये रहा, जेड ये रहा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब ये जाएगा रूट ओवर कितना 5 यूनिट। ये हो गया एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो गया। अब वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई को मिसिंग कर दो, है ना, यहाँ एक्स ये रहा 1, जेड ये रहा 2, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये भी रूट ओवर 5 आ जाएगा। क्लियर है? अब मान लो तीसरे नंबर पे मुझे जेड एक्सिस से डिस्टेंस बतानी, तो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फाइनली आपका रूट ओवर 2। ये तो हो गया तीनों एक्सिस से डिस्टेंस। अब मान लो आपको फोर्थ नंबर पे मान लो बताना है एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस, है ना, एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस बतानी। तो एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बेटा मॉड्यूलस ऑफ जेड, मतलब इसका जो जेड कोऑर्डिनेट है वही आंसर हो जाएगा, कोई दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा एक्स्ट्रा। जेड कोऑर्डिनेट उठाओ और आंसर लिख दो। ठीक है, अब मान लो फिफ्थ नंबर में आपको वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस लिखना है, तो वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ एक्स, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को उठाया और उसको बाहर लेके उसका मॉड्यूलस लगा दिया, तो ये हो गया 1। अब मान लो नंबर 6 पे आपको जेड एक्स प्लेन से डिस्टेंस निकालना है,
जेड एक्स प्लेन से डिस्टेंस का फॉर्मूला जाएगा मॉड्यूलस ऑफ वाई, है ना। अब यहाँ पे मॉड्यूलस का यूज है एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, दैट्स वाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 1। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है सारी बात, ठीक। आगे चलें। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, इसका किसी उस पर्टिकुलर उससे लेना देना नहीं है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने अभी पढ़ा ना, डिस्टेंस, उससे लेना देना नहीं है, बट ये थोड़ा अलग तरीके का है डिस्टेंस फॉर्मूले का ही क्वेश्चन, लेकिन इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। आओ बात समझते हैं इसको फटाफट से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, मतलब एक इक्वेशन जनरेट करनी है, एक ऐसा पॉइंट लेना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। तो देखो पहले डायग्राम समझो, ये लेट से वो पॉइंट P है, लेट से वो पॉइंट क्या है बेटा, P है, x, y, z उसके कोऑर्डिनेट हो गए, और वो दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। तो एक पॉइंट आपका मान लो B है, एक पॉइंट आपका A है ना। तो यहीं से आप A और B उठा लो, ये A है, ये B है। तो A आपके पास है 1 2 3, B आपके पास है 3 2 -1, राइट, ये हो गया। तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सामने वाले ने कहा है कि P पॉइंट जो है वो A के साथ और B के साथ इक्वी डिस्टेंस है, तो हम बोलेंगे कि PA बराबर PB, ये पहला हमारा टाइटल होगा, PA बराबर PB, ये पहली स्टेप होगी हमारी। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि अंडर रूट आपका आएगा ही, अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है, स्क्वायरिंग कर दिया। अब PA का स्क्वायर, देखो यहाँ से आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, PA का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस ये जाएगा y - 2 का होल स्क्वायर, सिमिलरली हो जाएगा z - 3 का होल स्क्वायर, राइट है। इसको थोड़ा इधर से लिखते हैं, चलो इसको हटा के इस तरफ से लिखते हैं और थोड़ा लेफ्ट साइड शिफ्ट कराते हैं। यहाँ की यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है ना, बड़ी कैलकुलेशन है, ठीक है, और बड़ी कैलकुलेशन है तो थोड़ा तरीके से करेंगे। ये जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में, अब PB का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर प्लस z + 1 होल स्क्वायर। क्लियर है क्या। अब इसको सॉल्व करना है सिंपल। अब देखो यार, यहाँ पे तो एक बहुत अच्छा चमत्कार बन रहा है, और चमत्कार ये है कि y - 2 का होल स्क्वायर y - 2 के होल स्क्वायर से डायरेक्ट ही कैंसिल हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है तो कर दिया, अपने को क्या है, ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, वैसे भी कैंसिल होती है। अब बस ओपन कर दो, ओपन करोगे इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो जाएगा a² + b² माइनस का 2ab। ऐसे ही इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो a² + b² माइनस का 2ab, राइट, समझते जाना। ऐसे ही x - 3 का होल स्क्वायर ओपन किया तो a² + b² माइनस का 2ab, और लास्ट में z + 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे a² + b² प्लस का 2ab। अब देखो कौन किससे कट रहा है, जो कट रहा है सब काट कुटा दो, x² से x² गया, z² से z² गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। 9 से 9 भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 9 से 9 भी कैंसिल हो गया। अब जो बच गया वो लिख दो, तो जो भी बचा है उसको एक तरफ ले लो, तो माइनस का 6x और 2z और 1 तीनों इस तरफ आया, तो यहाँ माइनस का 2x माइनस का 6z पहले से लिखा होता है, एक प्लस का 1 भी है इधर, ठीक है, वहाँ से प्लस का 6x आया। अच्छा 1 से 1 भी कैंसिल हो रहा है, 1 को भूल जाओ बेटा, 1 से 1 भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 1 से 1 भी कैंसिल हो रहा है। तो क्या बचा, आप माइनस का 2x माइनस का 6z, उधर से प्लस का 6x आया, इधर माइनस का 2z आया बराबर 0। क्लियर है। अब बचा क्या, इसको कैलकुलेट करना है, 6x माइनस का 2x हो जाएगा 4x, 2z और माइनस का 6z हो जाएगा माइनस का 8z इज इक्वल टू 0। पूरे में से 4 कॉमन ले लिया तो x माइनस का 2z बराबर 0, 4 को हटाया 0 में भेजा तो x माइनस का 2z बराबर 0। तो यार देखो सिंपल सी कहानी निकल के आई, वो जो इक्वेशन हमसे पूछी गई थी, जो सेट ऑफ पॉइंट्स की इक्वेशन हमसे पूछी गई थी, वो हमने कैलकुलेट कर। आई बात समझ में। इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और आते हैं एग्जाम में। क्लियर, आगे चलें। अब ये हमारी कहानी में अब अगला नंबर आता है, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला का, है ना। सेक्शन फॉर्मूला बड़ा प्यारा है, इस पे बात करते हैं। एक्चुअल में सेक्शन फॉर्मूला 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला है इंटरनल सेक्शन और दूसरा है एक्सटर्नल सेक्शन। मतलब 2 तरीके से आप सेक्शन कर सकते हैं, दोनों को 1 बाय 1 समझते हैं, ठीक है। अब पहली कहानी है इंटरनल सेक्शन, मेरे साथ रहना, डायग्राम से समझाऊंगा, फॉर्मूला जनरेट करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और उससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट बी है, दूसरा पॉइंट बी है, ठीक। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 z1 है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट कर लिए x2 y2 z2, ठीक। अब
ए पॉइंट और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पर यहाँ बीच में एक कोई पॉइंट है सी, इंटरनली जो उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो लेट से ये एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, तो आपसे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे जाएंगे, ठीक है। मान लो मैंने सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा ले लिए, कहाँ गया, यहाँ इधर, अजय पीछे आ जाओ यहाँ, ठीक है। तो ये मैंने लेट कर लिया। समझना ध्यान से, कहानी में क्या क्या चीजें आपको दे रखी होगी और आपको निकालना क्या होगा। आपको दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट दिया होगा, इस तरीके से बोला गया होगा, मतलब दोनों पॉइंट आपको दिए गए होंगे, ए पॉइंट गिवन होगा, बी पॉइंट गिवन होगा, और सामने वाला ये बोलेगा कि दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पर एक कोई पॉइंट है सी, जिसके कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको, जो इसको समथिंग रेशियो समथिंग में डिवाइड कर रहा है, मतलब रेशियो भी आपको दिया रहेगा, ठीक है। आपको ये पॉइंट दिया रहेगा, ये पॉइंट दिया रहेगा, और ये रेशियो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक। तो अल्फा बीटा गामा निकालने का तरीका क्या होगा, और ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन में बोला भी गया होगा कि ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है पॉइंट। पॉइंट क्या डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला बनेगा, देखो एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला बनता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। अब इसको याद करने का तरीका सुनना ध्यान से, याद करने का सिंपल सा तरीका इंटरनल सेक्शन का, एम इंटू बाद वाला एक्स कोऑर्डिनेट प्लस एन इंटू पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन दोनों रेशियो का सम, मतलब एम रेशियो एन का सम कर दो, एम प्लस एन। ये एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका है। अब वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब बीटा निकालना है, तो एम इंटू बाद वाला वाई कोऑर्डिनेट प्लस एन इंटू पहले वाला वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एम प्लस एन। बात समझ में आई क्या सबको, ठीक है। और मान लो जेड कोऑर्डिनेट निकालना है, जेड कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एम इंटू बाद वाला जेड कोऑर्डिनेट प्लस एन इंटू पहले वाला जेड कोऑर्डिनेट अपॉन में एम प्लस एन। बस ये सिंपल सा तरीका है। ये इंटरनल सेक्शन की कहानी है, राइट। और एक्सटर्नल सेक्शन में कुछ भी नहीं है, डायग्राम बिल्कुल सेम है। ये पॉइंट जो होगा ना एक्सटर्नली वहां कहीं बाहर बैठा होगा, और ये इसको एक्सटर्नली इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा होगा। तो एक्सटर्नल सेक्शन में अगर आपको यही अल्फा बीटा गामा निकालने, तो सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन। बीटा का फॉर्मूला बनेगा एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, और गामा का फॉर्मूला बनेगा एम जेड टू माइनस एन जेड वन डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। बात समझ में आएगी आपको। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वही इंटरनल सेक्शन में आपको एक प्लस की जगह पर माइनस लगा देना है। ये जितनी भी जगह पे प्लस लगा हुआ है ना, उन सब की जगह पर क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। तो ये एक्सटर्नल सेक्शन की कहानी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। क्लियर है। अब इन पर बेस क्वेश्चन करते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या कहता है, पहला क्वेश्चन ध्यान से समझो। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो। इसके अंदर दो पार्ट है, पहला पार्ट है 2:3 इंटरनली, और दूसरा पार्ट है 2:3 एक्सटर्नली। मतलब रेशियो तो सेम ही है, बट इंटरनली और एक्सटर्नली वर्ड चेंज हो गए। करते हैं, सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। ये पहला पॉइंट है, ए पॉइंट क्या दे रखा है, -2 3 5। ये दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट आपको देखे हैं 1 4 6, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक पॉइंट है आपके पास सी, यहां कहीं ले लेते हैं, ये सी पॉइंट है, जो इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 में, और इंटरनली एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो उसको समझ लेंगे अपन। फिलहाल इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं, लेट से अल्फा बीटा गामा, या ए बी सी, जो भी लेट करना हो, एक्स वाई जेड, जो भी आपको मर्जी हो वो लेट कर लेना। अब आपको अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है, गामा निकालना है। तो आओ करते हैं शुरुआत। तो अल्फा का फॉर्मूला बेटा था एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, यही फॉर्मूला था, बिल्कुल यही था। अल्फा निकालना है, ये एम का रोल प्ले कर रहा है बेटा, ये एम है, ये एन है, ये आपका x1 y1 z1 है, और ये आपका x2 y2 z2 है। ये असाइन कर लोगे ना आप, पेंसिल से इनको असाइन कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगी चीज, ठीक है। बिलीव मी बहुत आसान हो जाएगा, कोई गलती नहीं होगी, बिल्कुल 0% एरर होगी आपसे, ठीक है। तो करते हैं एम इंटू बाद वाला एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब 2 इंटू 1 प्लस एन इंटू पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट, प्लस का हो जाएगा 3 इंटू माइनस का 2, तो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस का 1 अपॉन रेशियो क्या है बेटा 2 और 3, तो दोनों का सम 2 + 3। तो यहाँ से अल्फा निकल के आ जाएगा, देखो 2 1 जा 2, 3 1 जा माइनस का 3, 2 - 3 हो जाएगा माइनस का 1, और 2 + 3 5 हो जाएगा। तो पहला एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा -1/5। क्लियर। अब वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं, मतलब बीटा निकालते हैं।
फॉर्मूला है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है? तो बीटा हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, ये रहा m, वो रहा y2, 2 इंटू माइनस का 4 प्लस n आपके पास यहाँ पर कितना है बेटा, n 3 है, 3 इंटू y1 कितना है, वो भी 3 है, तो 3 3 जा 9 कर देंगे उसको, और m प्लस n 2 प्लस 3 5। तो बीटा आ जाएगा बेटा 2 4 जा माइनस का 8 और 3 3 जा 9, तो माइनस का 8 प्लस का 9 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/5, ये बीटा आ गया। अब गामा निकालते हैं इसी तरीके से, गामा का फॉर्मूला जाएगा mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। तो गामा हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से समझना वापस से, mz2 कितना है 6, और 6 इंटू 2 हो जाएगा 12 प्लस nz1, n कितना है 3, z1 कितना है 5, तो 3 5 जा 15 अपॉन m प्लस n, वो 5 हो जाएगा रेशो, 15 और 12 27, 27/5 हो जाएगा। तो ये बेटा आपके कोऑर्डिनेट आ गए किसके, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो इंटरनली 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस का 1/5, यहाँ लिख देते हैं माइनस का 1/5, 1/5 और 27/5, ये हमारा सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जब इंटरनली डिवाइड करेगा तब, उस केस में। अब एक्सटर्नली डिवाइड का केस ले लेते हैं, ठीक है। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। अल्फा निकालेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा बेटा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। गामा का हो जाएगा फॉर्मूला mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। वहीं से लिखना है जो अभी हमने यहाँ लिखा ना, इसी से लिख देंगे। तो 2 2 1 जा 2, 2 माइनस माइनस 3, ध्यान से देखो, 2 1 जा 2 माइनस का 3, तो माइनस माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, और नीचे 2 प्लस 3 तो चल ही रहा था 5, तो अल्फा बेटा 1 आ जाएगा, पहला कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा। माइनस लगाना है और कुछ नहीं, यहाँ पर आप माइनस लगा दो बीच में बस। 2 4 जा 8 माइनस का, माइनस 3 3 जा 9 और 2 प्लस 3 5, तो 8 और 9 17 हो जाएगा माइनस का 17/5, ये बीटा आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। अब z निकालना है, गामा निकालना है, तो 12 माइनस 15, 12 माइनस 15/5, गामा आ जाएगा बेटा कितना, माइनस का 3/5, ये आपका गामा आ गया। आसान, सॉर्टेड, बहुत आसान कहानी है ना। इंटरनल एक्सटर्नल सेक्शन के फॉर्मूले बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि सर हमें फॉर्मूला लगाना नहीं आ रहा है। याद करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है, mx2 x है ना, m इंटू बाद वाला n इंटू पहले वाला अपॉन m प्लस n। इस तरीके से याद रखोगे तो बहुत जल्दी आपसे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब इसी सिलसिले में एक छोटा सा रिमार्क है जो आपको याद होना चाहिए, दैट इज कि कई बार क्या होता है ना कि आपको सपोज ये 2 पॉइंट को लाइन ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, ए दिया है आपको, बी दे दिया है, और सी एक कोई पॉइंट है जो उसको डिवाइड कर रहा है, इंटरनली एक्सटर्नली हमें नहीं पता। तो कई बार क्या होता है ना कि आपसे रेशियो पूछ लेते हैं, रेशियो अननोन होता है और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे देगा, वो बोल देगा कि सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये है तो रेशियो क्या होगा। तो भैया उस केस में क्या होगा, इफ रेशियो इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन देन वी विल टेक द रेशियो एज के रेशियो 1, है ना, इसको हम के रेशियो 1 कंसीडर कर लेंगे। क्लियर है, और के की वैल्यू निकालेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2 चीजें बनती है, लास्ट में जब आप आंसर निकालोगे तो के 2 आंसर आ सकते हैं, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये नेगेटिव होगा। ठीक, अब करस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर के की नेगेटिव या पॉजिटिव आ रही है, तो अगर के पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे कि ये जो सी पॉइंट है ये इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा, यस और नो, है ना। और अगर मान लो के नेगेटिव आया तो हम बोलेंगे कि ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। ठीक है, कई बार आपसे वो नेचर भी पूछ लेता है कि बताओ ये पॉइंट आपको इंटरनली डिवाइड करता हुआ दिख रहा है या एक्सटर्नली, तो हम बोलेंगे उस केस में जो भी के का आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव का उसके हिसाब से। ठीक, ओके, आ जाओ आगे चलते हैं। अब जैसे इसी क्वेश्चन में देखते हैं कि हमसे रेशियो पूछ लिया, कहता है गिवन दैट पी पॉइंट, क्यू पॉइंट एंड आर पॉइंट आर कोलिनियर, मतलब ये एक ही लाइन में है, यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ क्यू पॉइंट है और यहाँ आर पॉइंट है। कहता है फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर। ठीक है, क्यू जो है ना वो पी आर को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3 2 माइनस का 4, आर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 9 8 माइनस का 10, और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर दे रखे हैं 5 4 माइनस का
6, राइट। अब रेशियो हमसे पूछा है तो हमने लेट कर लिया कि लेट रेशियो इज के रेशियो 1, ये हमने लेट कर लिया, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, अब आपको निकालना है के की वैल्यू। तो सर हमारे पास एक्स, वाई और जेड तीनों के करस्पॉन्डिंग 3 फॉर्मूले, तो कौन सा लगाएंगे? मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला इस 5, 9 और 3 के करस्पॉन्डिंग लगाऊं, मतलब एक्स के करस्पॉन्डिंग लगाऊं, वाई के करस्पॉन्डिंग लगाऊं या जेड के करस्पॉन्डिंग। तो बेटा देखो आप किसी के भी करस्पॉन्डिंग लगा दो, सबसे आंसर सेम आएगा। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। पहले एक्स के करस्पॉन्डिंग लगाते हैं। देखो बेटा समझो, मान लो ये आपका अल्फा है, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या था? एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। अब यहाँ पे एक सवाल बच्चे के मन में ये भी आता है कि सर इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला लगाएं या एक्सटर्नली, है ना। तो बेटा आप किसी का भी लेके चलो, इंटरनल डिवीजन का लगा लो, ज्यादा बेटर है, माइनस का लफड़ा नहीं है यहाँ पे। तो सर उससे आंसर में कोई फर्क आएगा क्या? नहीं आएगा। इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला लेके चलो यहाँ पे या एक्सटर्नल का, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो आंसर आएगा वो सेम ही आना होगा, ठीक है। तो मैंने अल्फा के करस्पॉन्डिंग लगा दिया सपोज, तो अल्फा अपने पास यहाँ पे 5 है, एम इंटू बाद वाला एक्स कोऑर्डिनेट मतलब हो जाएगा के इंटू 9 मतलब 9 के प्लस 1 इंटू पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज 1 इंटू 3 अपॉन में कितना के प्लस 1, ये लगा दिया। अब यहाँ से आप के निकाल लो, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 9k प्लस 3, राइट। इधर से उधर शिफ्ट करा दो तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, इधर 2, 9 में से 5 गया तो 4k हो जाएगा। तो k की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/2, मतलब आपका रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। और k की आंसर कैसा है? k का आंसर आपका पॉजिटिव है। अगर k का आंसर पॉजिटिव है मतलब हम बोलेंगे कि इंटरनली डिवाइड होगा। क्लियर है? ये जो पॉइंट है q, ये pr को इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा। अब मान लो सर ये तो अल्फा के करस्पॉन्डिंग है, मान लो सर बीटा के करस्पॉन्डिंग लगाना हुआ तो मैं आपको बीटा के करस्पॉन्डिंग लगा के दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब कंपेरिजन करना ध्यान से बेटा, बीटा यहाँ पे 4 है, बीटा 4 रख दिया, एम आपका यहाँ पे रेशियो ये वाला के है ना, तो के इंटू बाद वाला एक्स कोऑर्डिनेट, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट है ना, तो के इंटू बाय वाला वाई कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 8k प्लस 1 इंटू पहले वाला वाई कोऑर्डिनेट 2 अपॉन में हो जाएगा के प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ध्यान से समझना आप, 8k माइनस 4k क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा मैंने, 8k माइनस 4k 4k और वो 4 माइनस 2 इधर 2 हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 4k वापस से बन गया, तो k इज इक्वल टू 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो यार कैसे भी है ना, कैसे भी आप निकाल सकते हैं। x के करस्पॉन्डिंग निकालना है x के करस्पॉन्डिंग निकाल लो, y के करस्पॉन्डिंग निकालना है y के करस्पॉन्डिंग निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है क्या? मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। चलिए बेटा, सो स्टूडेंट अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेक्शन फॉर्मूला का काफी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे मामला प्लेन का है, ठीक है। प्लेन के बारे में कहा गया है कि प्लेन जो है वो डिवाइड कर रहा है। तो आ जाओ पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेशियो इन विच वाईजेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स 247 एंड 358। ठीक है, तो पहले सबसे पहले फोटो बनाते हैं। लेट से ये अपना पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। लेट से ये A पॉइंट 247 और दूसरा पॉइंट क्या है, लेट से B 3 - 5 और 8। ठीक है, अब उसने ऐसा कहा है कि वाईजेड प्लेन जो है ना वो इसको डिवाइड कर रहा है। तो एक सपोज यहाँ पे कहीं पे कोई वाईजेड प्लेन इस तरीके से बना होगा, ये प्लेन मैंने बना दिया, तो ये वाईजेड प्लेन है। ठीक है, अच्छा रेशियो फाइंड करना है, तो जैसे रेशियो फाइंड करने के क्वेश्चन में हम लोग ऑब्वियसली लेके चलते हैं कि K रेशियो 1 होगा। ठीक है, हमने अभी नोट लिखा था थोड़ी देर पहले। अब मुद्दा ये होता है यहाँ पर कि प्लेन का रेशियो में किस तरीके से निकाला जाए। मान लो ये पॉइंट अगर हमें पहले से पता होता तो हम लोग यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा देते, बट अभी भी लगेगा तो सेक्शन फॉर्मूला ही, लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि वाईजेड प्लेन में अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा वो होते हैं 0, y, z। यस हो नो? बिल्कुल सर, वाईजेड प्लेन के कोऑर्डिनेट यही होते हैं। हाँ जी, तो अब देखो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है तो हम x कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो 0 के करस्पॉन्डिंग हम लगा रहे हैं ना, मतलब अल्फा हमारा 0 है, अल्फा बीटा गामा से कंपैरिजन किया तो अल्फा 0 है, तो बेटा अल्फा 0 है तो 0 के करस्पॉन्डिंग लगाया तो k इंटू बाद वाला दैट मीन्स 3k प्लस 1 इंटू पहले वाला x कोऑर्डिनेट दैट इज 1 इंटू 2 मतलब 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। इस तरीके से आपको यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 हो जाएगा, k प्लस 1 0 में चला जाएगा, यहाँ 3k प्लस 2 बचेगा,
यहाँ से फाइनली जब आप निकालोगे तो 3k इज इक्वल टू माइनस का 2 आएगा, तो k आपका फाइनली आ जाएगा माइनस का 2/3। बेटा जो k का आंसर होता है वही रेशियो होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर yz प्लेन डिवाइड्स, ठीक है, लाइन सेगमेंट इन 2:3। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि माइनस साइन आ रहा है, k का रेशियो नेगेटिव है, तो हम बोलेंगे कि ये 2:3 एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली कि ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। क्लियर। तो प्लेन अगर आया मान लो तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। मान लो सपोज YZ की बजाय मान लो उसने XY प्लेन बोला होता तो हम Z कोऑर्डिनेट 0 ले लेते, मतलब पॉइंट हो जाता x, y, 0 और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग Z कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग हमारा सेक्शन फॉर्मूला लगा देते। ऐसे ही मान लो YZ हो गया, XZ प्लेन होता तो Y के करस्पॉन्डिंग लगा देते। दैट्स इट। तो ये सारी बात मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। ये यहाँ पर आपका रेशियो 2:3 आ गया और ये एक्सटर्नली डिवाइड होगा, ठीक। अब सेक्शन फॉर्मूले के अंदर ही ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका लेवल काफी अच्छा है, मैं इसको स्टार लगाऊंगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं स्टार लगाऊंगा क्योंकि इसका लेवल बहुत अच्छा है। आ जाओ बेटा, ध्यान से सुनना और समझना। क्वेश्चन के अंदर कहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। एक P पॉइंट है और एक कुछ दूरी पर Q पॉइंट है, ठीक है। इसको तो दोबारा बनाते हैं, राइट। ध्यान से समझना, ये P पॉइंट है सपोज और यहां से कुछ दूरी पर ये Q पॉइंट है आपका। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 4, 2, माइनस का 6 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास है ही यहाँ पर, ये हो जाएगा 10, माइनस का 16 और 6। क्लियर है ये बात सबको, ठीक है। अब ध्यान से सुनना एक पॉइंट यहाँ कहीं A ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ कहीं B ले लेते हैं। देखो सबसे पहले इसका मीनिंग समझो। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जैसे बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ऐसे ही ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो आप देखो जैसे मैंने 2 पॉइंट इस तरीके से पोजिशन में रखे, तो आप देखो एक सेक्शन यहाँ हो रहा है, इसको ऐसे लिखते हैं, एक सेक्शन यहाँ हो रहा है, एक सेक्शन यहाँ हो रहा है, और ये तीनों सेक्शन इक्वल है, मतलब ये टुकड़ा और वो टुकड़ा आपस में इक्वल डिस्टेंस का है, तो ये ट्राई सेक्शन हो गया। अब मुझे A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो सपोज इसको XYZ मान लेते हैं, B के अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। अच्छा, ट्राई सेक्शन का मतलब ये है कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो रेशो आपका 1:1:1 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक, 1:1:1। अब मान लो मुझे A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इस B पॉइंट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दूंगा। आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, P दिख रहा है, A दिख रहा है, Q दिख रहा है और रेशियो दिख रहा होगा 1:2। ये टोटल रेशियो 2 मानेंगे इसको हमने छुपा दिया है, ठीक। अब मुझे x निकालना है, तो वही सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनली सेक्शन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 1 इंटू बाद वाला x कोऑर्डिनेट दैट इज 10 और 2, ये 2 है बेटा, ये टोटल डिस्टेंस 2 लेके चल रहे हैं हम लोग ना रेशियो में, तो 2 इंटू पहले वाला x कोऑर्डिनेट, तो ये जाएगा 4 2 8 अपॉन 1 + 2 दैट इज 3। ये आपका x कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका है। तो यहां से आप x कैलकुलेट करोगे तो 6 आ जाएगा। सबको बात क्लियर है? ये वाली ट्राई सेक्शन का मतलब सबको क्लियर है? आ जाओ, अब y निकालते हैं। 1 इंटू बाद वाला y कोऑर्डिनेट माइनस का 16 प्लस 2 इंटू पहले वाला y कोऑर्डिनेट दैट इज 2 2 4 डिवाइडेड बाय 1 + 2 मतलब 3, ठीक। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर माइनस का 16 प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का 12 और टोटल मिला के हो जाएगा, डिवाइड लगाएंगे तो माइनस का 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12/3 करोगे तो 4 हो जाएगा माइनस का। अब z निकालते हैं। 1 इंटू बाद वाला z कोऑर्डिनेट मतलब 6 प्लस 2 इंटू पहले वाला z कोऑर्डिनेट मतलब हो जाएगा माइनस का 12 अपॉन 1 + 2 मतलब 3, तो z आ जाएगा बेटा माइनस का 2, ठीक। माइनस का 6/3 करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, क्लियर। तो ये हमारे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आ गए 6, इधर लिख देते हैं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6 माइनस का 4 और माइनस का 2, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब मुझे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं ना, किसके? बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने। अब ध्यान से समझना, मतलब अल्फा निकालना है, पहले अल्फा निकालेंगे। अब की बार इस ए पॉइंट को आप इग्नोर कर दो, ए पॉइंट को इग्नोर कर दो, आपको रेशियो दिखेगा 2:1 में डिवाइड हो रहा है। कौन डिवाइड कर रहा है? बी पॉइंट डिवाइड कर रहा है, और किसको? पी और क्यू को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब ये 2:1 में चला गया, तो अल्फा निकालना है, तो 2 इंटू बाद वाला वाई एक्स कोऑर्डिनेट और 1 इंटू पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा यहाँ पर है ना, हो जाएगा 2 10 जा 20 प्लस 1 इंटू पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट मतलब हो जाएगा
फोर वन जा फोर, सॉरी 4 होगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय ये 2 + 1 मतलब ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा आ जाएगा 8, 24/3 करोगे तो 8 आ जाएगा ना, सिंपल। अब बीटा निकालना है, अगेन सेम कहानी, 2 इंटू बाद वाला y कोऑर्डिनेट मतलब 16 दूना 32 माइनस का 32 प्लस 1 इंटू पहले वाला y कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा 2/3, तो बीटा आ जाएगा बेटा माइनस का 10, राइट। अब गामा निकालना है, तो ये जाएगा 2 इंटू बाद वाला z कोऑर्डिनेट, है ना, तो 6 दूना 12, 1 इंटू ये माइनस का 6, 12 माइनस का 6/3, तो यहाँ से गामा आ जाएगा कितना, 12 में से 6 गया तो 6, ये 2 आ जाएगा। तो ये बेटा बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पे 8 माइनस का 10 और प्लस का 2, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये ट्राई सेक्शन की कहानी थी, मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर होगा। बाइसेक्शन, बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, ये सब कुछ कहाँ गया, किधर गया, आंसर किधर है, 8 - 10 2 ऐसा कुछ आया क्या अपना, ये रहा 8 - 10 2 और 6 - 4 - 2, ये रहा 6 - 4 - 2, है ना, बिल्कुल हमारा आंसर भी मैच हो रहा है। आगे चलें, डायगोनल, अगला एक रिमार्क है छोटा सा कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। कहने का मतलब ये है, इस बात को आप समझना बड़े प्यार से, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, लेट से ए बी सी और डी। अब इसमें एक डायगोनल हमारे पास ए सी है और एक डायगोनल हमारे पास बी डी है। अब ये जो डायगोनल है ना, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों डायगोनल का, लेट से इस पॉइंट को हम कुछ भी नाम दे दो, पी नाम दे दो, तो ये पी पॉइंट जो है ना, ये ए सी डायगोनल का मिड पॉइंट होता है और ये बी डी डायगोनल का भी मिड पॉइंट होता है, मतलब दोनों के मिड पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज क्या है, यूज क्या है, अब ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको, स्टार लगा रहा हूं मैं। कहता है 3 वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4th वर्टाइसेस, मतलब चौथा वर्टेक्स बताना है। आ जाओ भैया करते हैं। सबसे पहला काम होगा पैरेललोग्राम बनाना, ठीक है, ये हमने पैरेललोग्राम बना दिया, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा वहां पर, 3 माइनस का 1 और 2, ऐसे ही बी के कोऑर्डिनेट है 1 2 माइनस का 4, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा माइनस का 1 1 और 2, और डी के कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए XYZ मान लेता हूँ, या जो भी आपको मानना है, अल्फा बीटा गामा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 डायगोनल इस तरीके से क्रिएट कर देने, ठीक, और लेट से ये आपका पी पॉइंट है जो कि दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट कोइंसाइड हो रहा है, राइट है, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्सेप्ट ये होगा हमारा कि मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC बराबर मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, राइट है क्या, क्लियर बात। अब भैया AC का मिड पॉइंट निकालते हैं सबसे पहले, है ना, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ इस तरफ करते हैं, चलो काम इस तरफ करते हैं। नाउ मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है, AC का मिड पॉइंट निकालना है, तो बच्चों को मिड पॉइंट फॉर्मूला शायद नहीं पता होगा, मैं इधर लिख देता हूं उन लोगों के लिए, राइट है, इस तरफ लिख देता हूं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 z1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, राइट है। यहाँ कहीं पे C है जो मिडिल पॉइंट है, मतलब AB को बाइसेक्ट कर रहा है ना, C जो है मिड पॉइंट है, C के कोऑर्डिनेट मान लो अल्फा बीटा गामा है। अब आपको अल्फा लिखना है तो दोनों के x कोऑर्डिनेट ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। अब मान लो बीटा लिखना है तो दोनों के y कोऑर्डिनेट ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। गामा लिखना है तो दोनों के z कोऑर्डिनेट को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, दैट्स इट। कितना आसान है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, यस और नो, है ना। आ जाओ भैया, तो AC का मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है, तो देखो दोनों के x कोऑर्डिनेट ऐड करो तो 3 + -1, राइट है, तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, 3 + -1 मतलब 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, फिर -1 + 1 ये तो 0 ही हो जाना है, फिर 2 + 2 4 4/2 हो जाएगा, है ना। तो AC का मिड पॉइंट फाइनली कितना जाएगा बेटा, ये जाएगा 1 0 और 2, ये हमारा AC का मिड पॉइंट है। अब हम निकालेंगे नाउ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, तो डायगोनल BD के मिड पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे, देखो दोनों को ऐड किया तो x + 1/2 हो जाएगा, x + 1/2,
सिमिलरली ध्यान से देखना, अब y प्लस 2/2 हो जाएगा, एंड सिमिलरली z प्लस माइनस का 4 दैट इज z माइनस 4/2 हो गया। यस और नो? बिल्कुल सर। अब ये मिड पॉइंट और वो मिड पॉइंट आपस में कैसे हैं? इक्वल है, तो किधर किया जाए? इधर ही लिख देते हैं। चलो आ जाओ भैया, कलर 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 वाइट ले लेते हैं। तो भैया देखो, ये वाला कोऑर्डिनेट 1 से करस्पॉन्डिंग इक्वल कर दिया, तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। x कितना आ गया बेटा? 1। मतलब फोर्थ वर्टेक्स का पहला कोऑर्डिनेट 1 है। दोनों के y कोऑर्डिनेट बराबर किए, तो y प्लस 2/2 इज इक्वल टू 0 किया, तो यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। करस्पॉन्डिंगली दोनों के z कोऑर्डिनेट इक्वल किए, तो z माइनस 4/2 इज इक्वल टू 2 किया, तो z इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो बेटा फोर्थ वर्टेक्स हमारा हो जाएगा 1 माइनस 2 8। चेक करें एक बारी, 1 माइनस 2 8, ये रहा, है ना? प्लस का 2 आ रहा है क्या? प्लस का 2 है, प्लस का 2 है, नहीं माइनस का 2 है ना? यहाँ पे कुछ गड़बड़ है? नहीं, सही है बेटा, माइनस का 2 आएगा यहाँ पे। ये देखो, यहाँ इन्होंने गलती किया, y प्लस का 2 बराबर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 0 हुआ, तो यहाँ माइनस का 2 है। ठीक है, तो ये छोटी मोटी इस तरह की एरर यहाँ पे होती रहती है, उसको लेके आप परेशान ना हो। आगे चलें, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है जिसकी मीडियन की लेंथ बताना है, ठीक है, जिसके वर्टाइसेस ये दिए हैं। तो एक ट्राइंगल बनाते हैं पहले। ये हमारा एबीसी ट्राइंगल है, क्लियर? ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 6, बी के कोऑर्डिनेट है 0 4 0, एंड सी के कोऑर्डिनेट है 6 0 0। क्लियर? अब वैसे देखा जाए ना, इन कोऑर्डिनेट को आप थोड़ा सा एनालिसिस करो कि यार ये जो पॉइंट है ना, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, मतलब आप इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे भी बिछा सकते हो। ये जेड एक्सिस का पॉइंट है और ये आपका क्या है? वाई एक्सिस का पॉइंट। मैंने इसको बिना कोऑर्डिनेट एक्सिस के ले लिया, मेरे ख्याल से ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें सवाल ये है कि ये मीडियन क्या होता है ना? अब सवाल ये है कि ये मीडियन क्या है। लेंथ तो अपन निकाल लेंगे, मीडियन का मतलब क्या है? तो मीडियन का मतलब होता है कि ट्राइंगल में किसी भी वर्टेक्स से, ध्यान से देखना, ट्राइंगल में किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर एक ऐसी लाइन खींचो जो उसको बाइसेक्ट कर दे ना, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर दे, ऐसी लाइन को मीडियन कहते हैं। तो बेटा यहाँ से मैंने एक मीडियन डाली, इसको मैंने एडी नाम दे दिया, ठीक। फिर एक मैं यहाँ से भी डाल सकता हूँ, है ना, बी वर्टेक्स से भी एक मीडियन खींच सकता हूँ, ये आपकी एक और मीडियन हो गई। यहाँ पर ये पॉइंट आपका ई हो गया। ऐसे ही आप सी से भी एक मीडियन खींच सकते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ से लेके आते हैं, ये आपकी तीसरी मीडियन हो गई, है ना, डी ई, इसको एफ नाम दे देते हैं। तो हम बेटा 3 मीडियन खींच सकते हैं। कितनी मीडियन खींच सकते हैं? टोटल 3 मीडियन हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस, मतलब उसने तीनों मीडियन की लेंथ पूछी है। अब ध्यान से समझना, इस पूरे खेल में मिड पॉइंट का रोल है पूरा, है ना। अब देखो यहाँ पर हमें ये पता है, हमें क्या पता है कि डी जो है वो आपको एक एडी जो है मीडियन है, बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब डी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है। डी क्या है? बीसी का मिड पॉइंट है। तो क्यों ना हम डी के कोऑर्डिनेट निकाल लें पहले, ऑब्वियसली निकालने ही पड़ेंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, तो ये जाएगा दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2 किया, तो 0 + 6/2 मतलब ये हो जाएगा 3। दोनों के वाई कोऑर्डिनेट 8 किए और डिवाइडेड बाय 2 किया, तो 4 + 0/2 दैट इज 2। और जेड कोऑर्डिनेट दोनों के क्या है? 0 है, तो 0 + 0/2 करोगे तो वो 0 ही आना है, उसमें कुछ नया बात नहीं है। अब मान लो अगर मुझे ई के कोऑर्डिनेट निकालने, तो आपकी बार ये किसका मिड पॉइंट है? एसी का मिड पॉइंट है। तो बेटा ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 3 0 और 3 हो जाएगा। चेक करो, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट 8 किए, 0 + 6/2 दैट इज 3, 0 + 0/2 6 + 0/2। अब एफ के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा, अपन क्या लगा रहे हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला, राइट। अब एफ के निकालने हैं, तो ये ए बी का मिड पॉइंट है, तो जाएगा 0 2 और 3, 0 2 और 3, ये हो गया। अब हमारी पहली मीडियन क्या है? एडी। तो हम लेंथ निकालेंगे सबकी, लेंथ ऑफ मीडियंस। सबसे पहले एडी की लेंथ निकालेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अब कुछ भी नया नहीं है इसमें। ए पॉइंट हमें पता है, डी पॉइंट हमें पता है, ये रहा ए और डी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो जाएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर दैट इज 9, प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर दैट इज 4, प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर दैट इज 36। चेक कर लो एक बार, 9 4 13, 13 और 36 कितना हो गया? 49 हो गया क्या? 49 हो गया। बाहर निकलेगा तो कितना जाएगा? 7 यूनिट्स।
ये हो गया हमारी पहली मीडियन की लेंथ आ गई। ठीक, अब अगली अगली मीडियन कौन है, बी, तो बी की निकालते हैं लेंथ। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला, ध्यान से देखो, ये रहा बी और वो रहा ई, यहाँ पे इधर से देख लो, वो रहा बी वहाँ पे, ये रहा ई, दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा 3 - 0 का स्क्वायर दैट इज 9 + 16 + 9, तो ये मेरे ख्याल से हो जाएगा 16 और 18 कितने होते हैं, 16 और 18 कितने हो गए, 8 और 6 14, 34 हो गए क्या, 34 √34। ठीक है, इतना यूनिट आ जाएगा, इसको बाहर निकालना है, निकाल लेना। अगला है सी एफ की लेंथ निकालना है, तो सी और एफ के बीच की डिस्टेंस, एफ पॉइंट ये रहा, सी पॉइंट ये रहा, तो ये जाएगा 36 4 और 9, 36 + 4 + 9, ये तो वही आ जाएगा वापस से 7 यूनिट्स। ठीक है, 36 + 9 + 4 आपका 7 यूनिट्स हो गए। तो ये सारी हमने मीडियन की लेंथ निकाल दी है। क्लियर बात सबको, मीडियन की डेफिनेशन सबको क्लियर है। मीडियन का मतलब है कि ट्राइंगल में किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर ऐसी लाइन खींच दो जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर दे। ठीक, ओके, एक बार आंसर चेक करें, एक का 303 आ रहा है क्या, हाँ अपना भी आ रहा होगा, ये रहा 303 और ये सब। लेंथ दिखाओ, लेंथ किधर है, लेंथ ये रहा, एक √34 आ रहा है, फिर एक 7 आ रहा है और एक और 7 आ रहा होगा, कहाँ है, नहीं है, होगा 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 इधर ही कहीं होगा, ये रहा, है ना। तो मेरे ख्याल से सारी बात सबको क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला टाइटल, अगेन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अरे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो फटाफट से। कॉन्सेप्ट ये है कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है उसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि सपोज ये ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 z1, लेट से ये बी पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2 z2, ये सी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x3 y3 और z3। पहले तो ये अज्यूम कर लो। अब बारी आती है कि सेंट्रोइड, पहले तो सेंट्रोइड होता क्या है वो समझो। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर अभी समझा था कि ये जो तीनों मीडियन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही, ठीक है, ये तीन जो मीडियन है जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोइड। मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रोइड होता है, राइट है। अब इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, तो पहले हम मीडियंस दिखा देते हैं यहाँ पे, है ना, कलर चेंज करते हैं। ये हमारी पहली मीडियन, ये दूसरी मीडियन और ये तीसरी मीडियन, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रोइड हो गया। सेंट्रोइड को जी से डिनोट करते हैं बेटा, किससे डिनोट करते हैं, जी से, और जी के कोऑर्डिनेट हम अज्यूम कर लेते हैं अल्फा बीटा गामा, ये मैंने अज्यूम कर लिया। ठीक, अब मुझे जी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मतलब मुझे अल्फा निकालना है। ठीक है, पहले अल्फा निकालेंगे। तो अल्फा निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, इस ट्राइंगल के जो तीन वर्टेक्स है तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट को 8 करो डिवाइडेड बाय 3 कर दो, यही अल्फा हो जाएगा, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, है ना, कितना सिंपल, है ना। देखो अल्फा क्या है, सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट है, तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट 8 करो डिवाइडेड बाय 3 कर दो। अब मान लो बीटा निकालना है, तो तीनों के वाई कोऑर्डिनेट को 8 करो डिवाइडेड बाय 3 कर दो। गामा निकालना है तो तीनों के जेड कोऑर्डिनेट को 8 करो डिवाइडेड बाय 3 कर दो, हो गया, सिंपल है ना, कितना आसान। सेंट्रोइड को जी से डिनोट करते हैं और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हो गए। अब सवाल करते हैं, द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल दिस, ओके, मतलब सेंट्रोइड हमारा जी हो जाएगा। हम लेट कर लेते हैं कि सेंट्रोइड हमारा जी है। पहले चलो डायग्राम से दिखाते हैं आपको पहले। ठीक है, एक ट्राइंगल है, ये उसका पहला कोऑर्डिनेट ए जो कि दे रखा है 3 4 5, राइट। दूसरा कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 6 7 एंड 2। तीसरा कोऑर्डिनेट हमें दिया है 0 -5 एंड 2। तीनों का जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, सेंट्रोइड होगा। तो सेंट्रोइड दिखा देते हैं पहले, डायग्राम हमेशा बनाया करो। ठीक, ये हो गया आपका जी, जिसके कोऑर्डिनेट हम अज्यूम कर लेते हैं अल्फा बीटा और गामा। अब हमें जी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो अल्फा कैसे निकलेगा, तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट 8 करो डिवाइडेड बाय 3 करो, तो 3 + 6 + 0 मतलब 9, 9/3 हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 3। 4 + 7 11, 11 - 5 करोगे तो 6 हो जाएगा, तो बीटा हो जाएगा 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। गामा निकालना है, तीनों के z कोऑर्डिनेट 8 करो, 5 + 2 7, 7 + 2 9, तो इट विल बिकम 9/3 दैट इज इक्वल टू 3।
तो बेटा आपके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए 3, 2 एंड 3, और ये कौन से ऑप्शन में दिए हैं 3, 2, 3, ये फर्स्ट ऑप्शन में दिए हैं। ठीक, ये हो गया अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है क्या सबको? एकदम आसान, बहुत सिंपल सी चीजें चल रही है। आप यकीन मानिए क्लास 11 का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल PQR विथ वर्टाइसेस दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। अच्छा, यहाँ पर अब आपको सेंट्रोइड पहले से दे रखा है और कहा है कि ये जो ट्राइंगल के वर्टेक्स है ना, इसमें ABC अननोन है, तो वो ABC निकालो। बहुत आसान है। सबसे पहले डायग्राम बना लो एक छोटा सा, ठीक है। और P आपको क्या दे रखा है 2A, 2 और 6 दे रखा है। Q पॉइंट आपको दे रखा है -4, 3B एंड -10, ये हमारा Q पॉइंट है। और R पॉइंट क्या दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 8, 14 और 2C दे रखा है। ठीक, अब कहता है कि इसका जो सेंट्रोइड है वो ओरिजिन पर है। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट ओरिजिन है, मतलब ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट हमारे 0, 0, 0 हो जाएंगे। यस और नो? यस सर। बस सीधा सीधा x कोऑर्डिनेट लगाओ, अल्फा बराबर तीनों का x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 3, तो 2a, ये a है बेटा यहाँ पे, है ना। 2a माइनस का 4 प्लस का 8, 2a माइनस का 4 प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 0 इज इक्वल टू 2a प्लस का 4, तो यहाँ से a इज इक्वल टू आ जाएगा -2। a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा -2। बस करस्पॉन्डिंग y के हिसाब से भी लगा दो, है ना। तो 0 इज इक्वल टू तीनों के y कोऑर्डिनेट ऐड किया तो 2 प्लस 3b प्लस का 14, 2 प्लस 3b प्लस का 14 डिवाइडेड बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0 इज इक्वल टू 14 प्लस 2 16 प्लस का 3b, तो यहाँ से b इज इक्वल टू आ जाएगा -16/3। कट जाता तो अच्छा होता, बट अब नहीं कट रहा है तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। अब क्या निकालना है, अब हमें तीसरा कोऑर्डिनेट निकालना है 6 प्लस -10 प्लस का 2c, है ना, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 इज इक्वल टू 6 - 10 हो जाएगा -4 प्लस का 2c, तो 4 इज इक्वल टू 2c, तो c यहाँ से आ जाएगा +2। तो बेटा फाइनली हमारे ABC के 3 आंसर आ गए हैं। A आ गया, B आ गया, C आ गया। C तो यहीं से लिख देते हैं 2, B माइनस का 16/3 था, प्लस का नहीं माइनस का था, और A माइनस का 2 था। ये आपके तीनों 3 आंसर आ गए। क्लियर? एक बार आंसर चेक करें क्या, अगर होगा तो चेक कर पाएंगे अपन। यस, कहाँ है, C2 है, B माइनस का 16/3 है, A माइनस का 2। मेरे ख्याल से एकदम आसान है आपके लिए। क्लियर? आगे चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस 5√2 फ्रॉम द पॉइंट दिस। मतलब उसने हमसे ये बोला है कि y एक्सिस पर एक पॉइंट बताओ, तो हम पहले y एक्सिस का पॉइंट लेट कर लेंगे। लेट अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो बेटा y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, y, 0 होते हैं। यस और नो? यस सर, बेसिक था ये तो, इंट्रोडक्शन में हमने यही पढ़ा था। फाइंड अ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब लेट्स से इसको हम q पॉइंट बोल देते हैं, तो p पॉइंट की q पॉइंट से जो डिस्टेंस है ना वो 5√2 है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है बेटा y की वैल्यू निकालने के लिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 9 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस -2 का दैट इज y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 0 माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज 25 इज इक्वल टू 5√2। दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, तो स्क्वायरिंग करोगे तब तक ये अंदर ही अंदर ऐड भी हो जाएंगे। तो 25 और 9 34 हो जाएगा, 34 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर ओपन भी कर दिया। इधर भी स्क्वायरिंग करोगे तो 25 गुना 50 हो जाएगा बेटा, है ना। कैलकुलेशन मेरे साथ रहते हुए समझो, सीखो कैलकुलेशन को, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस 4y और 34 प्लस 4 38, और उधर से 50 इधर आ गया माइनस का, 12 बचेगा इधर माइनस का। तो वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको देखो क्वाड्रेटिक के y में, तो इसको फैक्टराइज करते, 4 × 12, 6 दूना 12 करते, तो y प्लस 6 और y माइनस का 2। तो बेटा y एक्सिस पर जो पॉइंट है ना वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है। तो y के 2 आंसर आ गए, एक आया -6 और एक आ जाएगा +2। तो पॉइंट विल बी 0 -6 0, और क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है ना, हमें नहीं पता वो कौन सी डायरेक्शन में। 2 आंसर आएंगे हमारे, ठीक है, 2 आंसर आएंगे। क्लियर बेटा सबको? ओके, आगे चलते हैं फिर।
हाँ जी बच्चा, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, इसका आंसर चेक करें एक बारी। तो 0 2 0, अच्छा ये 0 होगा बेटा, वाई एक्सिस का पॉइंट है ना। ये क्या है यहाँ पे, छोटे मोटे कैलकुलेशन एरर बहुत सारे इसके अंदर है। बी के आंसर आप देखो, -6 और +2 है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये प्रोबेबली इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको खत्म करते हैं फटाफट से। अ पॉइंट आर with x coordinate 4 lies on the line segment joining the points these and these, find the coordinate of the point r। अच्छा, सामने वाला ये कहना चाहता है कि एक पॉइंट है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पर लाई कर रहा है। मतलब ये सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट q है और ये पॉइंट लेट से p है, जिसके कोऑर्डिनेट 2 -3 और 4 है, और ये है बेटा आपका 8 0 और 10। ठीक, अब एक पॉइंट है r जो कि इस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट पर लाई कर रहा है, जिसका x कोऑर्डिनेट बेटा 4 है। y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट का हमें कोई आइडिया नहीं है, तो उसको yz मान लिया हमने। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट, टोटल सारे कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं ना इस पॉइंट r के, मतलब हमें y और z फाइंड करना है। तो हमें एक और चीज ये समझनी है यहाँ पर कि ये जो पर्टिकुलर r पॉइंट है जो इस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट पर लाई कर रहा है, इसका रेशियो हमें नहीं पता है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम रेशियो को लेट कर लेते हैं k रेशियो 1। मतलब सबसे पहला काम होगा हमारा k फाइंड करना। k फाइंड करोगे तभी तो आप y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट निकाल पाओगे। तो सिंपल है, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले k फाइंड करेंगे, और k फाइंड करने के लिए हम x कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा 4 = k इंटू बाद वाला x कोऑर्डिनेट प्लस 1 इंटू पहले वाला x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय k + 1। तो यहाँ से बेटा आपका सबसे पहले k निकलेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इट विल बिकम 4k + 4 = 8k + 2। 4 - 2 2, 8k - 4k दैट इज 4k। तो k आ जाएगा बेटा आपका 1/2। k कितना आ जाएगा 1/2। तो अब डायग्राम को दोबारा बनाते हैं। ठीक है, ये p पॉइंट है, 2 - 3 4, यहाँ पर आपका q पॉइंट है 8 0 10, और ये r पॉइंट है जो अब 1:2 में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि देखो k का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2/1 करोगे तो 1/2 ही आएगा, तो ये 1:2 में चला गया। x कोऑर्डिनेट तो 4 था ही, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट हमें पता करने हैं। तो बस अब इंटरनल सेक्शन y कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग लगाओ। ठीक है, ये रेशियो है यहाँ पे, ये यहाँ पर क्या है बेटा, रेशियो है। आ जाओ, तो 1 इंटू बाद वाला y कोऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू पहले वाला y कोऑर्डिनेट दैट इज -6 अपॉन 1 + 2। तो बस y कोऑर्डिनेट निकल गया यहाँ से, कितना जाएगा -6 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू -2। ये हमारा y कोऑर्डिनेट आ गया। सबको क्लियर? आगे चले, अब z कोऑर्डिनेट निकालते हैं। 1 इंटू बाद वाला z कोऑर्डिनेट, ये 10 है यहाँ पर, दैट इज 10 प्लस 2 इंटू पहले वाला z कोऑर्डिनेट दैट इज 4 2 8 अपॉन 1 + 2। तो यह जाएगा 6 आ जाएगा z कोऑर्डिनेट। तो भैया -2 और 6 हमारे आंसर आ जाएंगे। ये देखो -2 और 6 हमारे आंसर आ गए। क्लियर है? सारी कहानी सबको क्लियर है? तो मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन टू 3D आपका पूरा बहुत अच्छे से कवर हो चुका है। आपने सारी चीज़ें अच्छे से समझी होगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इन कॉन्सेप्ट को भूलेंगे नहीं कभी भी, क्योंकि 12th के अंदर आप उठा के देखो NCERT इंट्रोडक्शन टू 3D का एडवांस वर्जन, मतलब अच्छे लेवल पर 3D को जाके ख़त्म करते हैं 12th के अंदर। तो बेसिक पार्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हालांकि 12th में जब आएगा तो दोबारा पढ़ाया जाएगा आपको, बट आप पहले से चीज़ें अगर पढ़ रखी है तो उसको याद रखें तो बेटर है। अब PDF आपको मिल जाएगी कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल ग्रुप पर। जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरी PDF अवेलेबल हो जाएगी। ठीक, दूसरा, अब चैनल को आप कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि अगले लेक्चर का वीडियो आपको वक्त से पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका मिस ना हो। ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव हमारा अगला टारगेट होगा। तो कितने बच्चे चाहते हैं कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का जल्द से जल्द अपलोड हो? तो ऐसे बच्चे सारे कमेंट सेक्शन में लिख भी दें, है ना, और सब्सक्राइब करेंगे तभी अगला लेक्चर का वीडियो मैं लेके आऊँगा। ठीक बेटा, मिलते हैं, ख्याल रखो, तगड़ा पढ़ाई करते रहो अपनी, है ना, अच्छे से पढ़ाई करते रहो एकदम दबा के। कोई भी डाउट हो, कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी समस्या हो, टेलीग्राम पे लिख दो या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं अवेलेबल रहता हूँ, वहाँ पे मैं आपको बाकायदा रिप्लाई करूँगा। ठीक बेटा, ध्यान रखें अपना, टेक केयर, बाय बाय।